Our today's topic is assessment of individual. Assessment of individual या कहो computation of tax liability of individual. एक इंडिविजुअल आदमी की टैक्स लायबिलिटी कैसे कंफर्म करेंगे, पार्ट 1। ये वो चैप्टर है जिसके अंदर आपको फाइनली टैक्स बनाना है, एक आदमी की हेड वाइज नहीं बल्कि सारी इनकम आपके माइंड में आ जाएगी, सभी हेड की क्लबिंग सेट ऑफ डिडक्शन के बाद फिर आप उसका टैक्स कितना बना सकते हैं वो आपको देखना होगा। अगर आपने पीछे का सिलेबस सैलरी, हेड, एग्रीकल्चर इनकम, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज, डिडक्शन, सेट ऑफ क्लबिंग नहीं पढ़ा तो आप पढ़ लें। पढ़ने के बाद इस चैप्टर को अटेंड कर लेना, इसकी क्लासेस हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे, फिर और अच्छे से हो जाएगा। लेकिन एक बार तो हमें कवर करना ही है ये सारे टॉपिक, तो आप इसको स्टार्ट करेंगे। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल यानी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। एक ह्यूमन बीइंग, एक इंडिविजुअल को तरह तरह की इनकम है तो उस पर फाइनल टैक्स कैसे बनेगा। इस टैक्स बनाने में भी अब दो बातें हैं, एक तो रेगुलर प्रोविजन। रेगुलर प्रोविजन मीन्स विदाउट ऑप्टिंग ऑफ सेक्शन 115 BAC यानी ओल्ड रेजीम। ओल्ड रेजीम और एक है ऑल्टरनेटिव टैक्स रेजीम जिसे आप न्यू रेजीम कर सकते हो, यानी सेक्शन 115 BAC इफ सेक्शन 115 BAC ऑप्टेड। ये दो तरह के कंसेप्ट ओल्ड वर्सेस न्यू रेजीम आपके सामने यहां पढ़ने को मिलेंगे। ओल्ड रेजीम तो वो पुराना है, लास्ट ईयर से चला आ रहा है। टैक्स की रेट कैसे लगती है एक इंडिविजुअल पे? टैक्स की रेट एक इंडिविजुअल पे लगती हैं 250 अप टू टैक्सेबल इनकम 250 क्या होता है? एग्जाम्प्ट। अप टू नेक्स्ट अगले 250 पे क्या होता है? 5% टैक्स। अप टू नेक्स्ट 5 लाख पे कितना टैक्स होता है? 5 लाख पे 20%। अबव 10 लाख कितना टैक्स होता है? अबव 10 लाख 30%। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% फ्लैट। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A 10% फ्लैट। 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 15% फ्लैट। कैजुअल इनकम 30% फ्लैट। ये स्लैब रेट से बाहर है। स्लैब रेट लगती है सैलरी पे, हाउस प्रॉपर्टी पे, बिजनेस पे, स्पेकुलेशन पे, नॉर्मल वाले शॉर्ट टर्म पे और नॉर्मल वाली अदर सोर्सेज पे, उन सब पे ये स्लैब है। और इन चीज पे स्पेशल टैक्स की रेट है जो फ्लैट रेट से चार्ज होती है वो अलग है। सरचार्ज लगता है, आपको पता है कि इंडिविजुअल पे कितना, जो सरचार्ज है वो लगता है 10, 15, 25 और 37%। 50 लाख रुपए से ऊपर इनकम हो तो 10% सरचार्ज, 1 करोड़ से ऊपर हो तो 15% सरचार्ज, और 2 करोड़ से ऊपर हो तो 25%, और 5 करोड़ से ऊपर हो तो 37% सरचार्ज लगता है। लेकिन आप चैप्टर 1 बेसिक कंसेप्ट पढ़ें, डिविडेंड की इनकम और 111A शॉर्ट टर्म एटसेट्रा, इन इनकम पे किसी भी हाल में 15% से ज़्यादा सरचार्ज नहीं लग सकता। और जिसकी इनकम 1 करोड़ या 2 करोड़ या 50 लाख के क्लोज में है उसे मार्जिनल रिलीफ भी मिल सकती है। बेसिक कंसेप्ट के टॉपिक में मार्जिनल रिलीफ कैसे कंप्यूट होती है हम पढ़ते हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगेगा, पहले टैक्स फिर सरचार्ज इफ एप्लीकेबल फिर 4% टैक्स। 87A की रिबेट भी मिलती है एक रेजिडेंट इंडिविजुअल को, क्या अगर इनकम नॉट एक्सीडिंग 5 लाख हो। रेजिडेंट इंडिविजुअल हैविंग इनकम अप टू ₹5 लाख 12,500 की क्या मिल जाती है? 87A की रिबेट मिल जाती है अप टू ₹12,500 इतने की, इफ टोटल इनकम लेस देन और इक्वल टू 5 लाख। ओके, अब ये तो ओल्ड रिजीम था,
इसके अंदर बड़ी सारी डिडक्शन सेक्शन 80C से 80U तक की, बिजनेस के अंदर हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी के अंदर डिडक्शन मिलती थी, वो सारा है। लेकिन एक नया रिजीम आया, बेसिक कंसेप्ट इंट्रोडक्टरी चैप्टर है वो पढ़ लेना, इस सिलेबस का जो इनकम टैक्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें टैक्स की कंपटीशन के क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। वहां 115 BAC के ऑप्शन भी हैं। 115 BAC आया, कोई भी इंडिविजुअल या HUF, OR हो चाहे NR, कैन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर 115 BAC, ऑप्ट कर सकता है। एज डजंट मैटर, डज नॉट मैटर इसमें, यानी कॉमन रूल फॉर ऑल, कॉमन रूल फॉर ऑल। इसमें तो क्या होता है, जो 60 ईयर, जिनकी एज अप टू 60 ईयर है तो ये रूल है, जिनकी एज 60 अबव है उनके लिए 3 लाख एग्जम्प्ट है, नेक्स्ट 2 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20 और 10 लाख अबव 30, और जिनकी एज 80 साल से ज्यादा है तो उनको फर्स्ट इंडिविजुअल रेजिडेंट भी होना चाहिए। बुजुर्ग हो, रेजिडेंट हो, उसको क्या है, फर्स्ट 5 लाख तक टैक्स नहीं लगता। लेकिन जो न्यू रिजीम आया 115 BAC, इसने कहा एज डजंट मैटर। अगर आपने 115 BAC ऑप्ट कर लिया, आप इंडिविजुअल हैं या HUF, चाहे रेजिडेंट चाहे नॉन रेजिडेंट, 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो टोटल इनकम के पहले 250 तक, अप टू 250 टैक्स की रेट कितनी लगेगी, निल। अप टू नेक्स्ट 250 कितनी लगेगी, 5%। अगले 250 पे कितनी लगेगी, 10%। अगले 250 पे कितनी लगेगी, 15। नेक्स्ट 250 पे कितनी लगेगी, 20। नेक्स्ट 250 पे कितनी लगेगी, 25। अबव 15 लाख कितनी लगेगी, 15 लाख के बाद 30%, यानी 2.5 से 5 लाख तक 5% वही है। इसका मतलब 5 लाख से 7.5 लाख के बीच वाली पे 10% है, 7.5 लाख से 10 लाख वाली पे कितना है, 15% है, 10 लाख से 12.5 लाख वाली पे कितना, 20, 12.5 लाख से 15 लाख के बीच में कितना, 25, यानी 2.5 लाख पे 5% स्लैब बढ़ रही है। ओल्ड रिजीम यानी कि रेगुलर प्रोविजंस के अंदर इफ यू डोंट ऑप्ट फॉर 115 BAC, तो वहां पे तो टैक्स का रूल क्या है, 10 लाख के बाद 30% लग जाता है। यहां नहीं, 10 लाख के बाद भी 20, 12.5 तक, 1250 टू 15 लाख कितना, 25, 15 लाख से ऊपर 30% लगेगा। सरचार्ज और एजुकेशन सेस के जो रूल है ना, सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 87A रिबेट, ये रूल सेम है, ये रूल ओल्ड और न्यू रिजीम में सेम है। और जो स्पेशल टैक्स की रेट है ये भी क्या है, सेम है, सेम। लॉन्ग टर्म पे टैक्स जो 20% फ्लैट, 112A पे टैक्स 1 लाख माफ, बाकी पे 10% टैक्स है, 111A पे 15%, कैजुअल पे 30, वो रूल सेम है। 87A रिबेट न्यू रिजीम में भी मिल सकती है, बट वहाँ रेजिडेंट होना चाहिए। हालांकि 150 BAC तो सभी पे लग जाता है, पर वो 87A लेने के लिए वो स्पेशल है कि रेजिडेंट हो, बाकी न्यू रिजीम में भी 12,500 तक मिल सकती है। वैसे एक बात है, 5 लाख तक की इनकम है तो मिलती है ये वाली डिडक्शन, चलो रिबेट 12,500 तक की। बाकी कह रहा है कि स्पेशल टैक्स की रेट जो फ्लैट रेट वाली है वो न्यू रिजीम में भी सेम है, स्लैब रेट वाली इनकम पे स्लैब ये लग जाएगा। लेकिन अगर ये ऑप्ट करना है कि वो ऑप्ट करना है, अगर सर्टेन, आप याद रखना, अगर 115 BAC ऑप्ट करते हैं, सर्टेन एग्जम्पशन और डिडक्शन नॉट अलाउड। आप टोटल इनकम निकाल रहे हैं तो बहुत सी डिडक्शन और एग्जम्पशन फॉर कंप्यूटिंग टोटल इनकम, कंप्यूटिंग टोटल इनकम। आप टोटल इनकम ढूंढ रहे हैं तो बड़ी डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जैसे सैलरी में LTC पूरा टैक्सेबल होगा, HRA फुल्ली टैक्सेबल होगा, ट्रैवल या कन्वेंस अलाउंस पूरा टैक्सेबल होगा। जो वो ऑफिस से घर आता है ब्लाइंड आदमी, उसको मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस, वो नहीं मिलेगा। तो वो कुछ डिडक्शन है, LTC, हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन या कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस कंडक्टर ड्राइवर को मिलता है, नहीं। डिडक्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 वाली
एंटरटेनमेंट अलाउंस की और प्रोफेशनल टैक्स की 16(3) वाली, 16(3), 16(2), 16(1)(a) वाली कोई डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। तो आपकी इनकम 115 BSc ऑप्ट करने के बाद क्या आएगी? नेचुरल है ज़्यादा। अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी नहीं। एंटरटेनमेंट की सरकारी को 5,000 डिडक्शन मिलती है, नहीं मिलेगी। प्रोफेशनल टैक्स की 16(3) की जो टैक्स पेड है प्रोफेशनल या एम्प्लॉयमेंट टैक्स, वो लेस नहीं होगा। HRA था ना सेक्शन 1030 ने, उसकी कोई डिडक्शन नहीं। लिस्ट ऑफ 3 होता है ना, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉय माइनस 10% ऑफ सैलरी, एक्चुअल HRA 50 और 40% ऑफ सैलरी, लिस्ट ऑफ 3 इज एग्जम्प्टेड, कोई एग्जम्प्ट नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। LTC कोई माफ नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। और ट्रैवल या कन्वेंस अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, डेली अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल। तो इस तरह से बहुत सी डिडक्शन एग्जम्पशन जो माफ होती थी नहीं होंगी, फुल्ली टैक्सेबल। हाउस प्रॉपर्टी में आप जानते हो इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस नॉट डिडक्टिबल, लेस नहीं होता। हाउस प्रॉपर्टी का तो लॉस भी दूसरे हेड से करंट ईयर में सेट ऑफ नहीं होगा। हाउस प्रॉपर्टी के लॉस को सेट ऑफ करने पे रोक है। वैसे तो दूसरे हेड में ओल्ड रिजीम में हो जाता है 2 लाख तक, लेकिन जब आपने 115 BSc ऑप्ट किया, वो तो पहली बात तो सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट बेकार चला जाएगा, लेस ही नहीं करने देता। और अगर लेट आउट का भी लॉस है तो दूसरे हेड में कम करने नहीं देता। अगर आप कौन सा सेक्शन 115 BSc ऑप्ट कर लो। PGBP के अंदर बात करें तो वो जो डिडक्शन है ना सेक्शन 35 की साइंटिफिक रिसर्च, सेक्शन 35 था ना साइंटिफिक रिसर्च में, अगर आप खुद रिसर्च करते हैं या फिर आप किसी नेशनल लैब को, किसी यूनिवर्सिटी को सोशल साइंस या साइंटिफिक रिसर्च के लिए किसी कंपनी को दे देते हैं तो आपको 100% डिडक्शन मिलती थी, नहीं मिलेगी। 35 AD के बिजनेस में 100% कैपिटल एक्सपेंडिचर P&L में अलाउड होते थे। लैंड छोड़ के बिल्डिंग बनाई, मशीनें लगाई, डालो P&L में, डिडक्शन 35 AD क्या थी वो? जैसे फर्टिलाइजर का काम कर लिया, कोल्ड स्टोर बना लिया, एग्रीकल्चर वेयर हाउस बना लिया, या उस लिस्ट में नाम था क्रॉस कंट्री पाइपलाइन डालने का, फैब्रिकेशन वेफर का, हनी, बी वैक्स, 5 स्टार 7 स्टार होटल, अफोर्डेबल हाउसिंग, बहुत बड़ी लिस्ट थी, शुगर का वेयर हाउस। तो वो सारे जो 100% डिडक्शन मिलती थी नहीं मिलेगी। 35 CCC एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोग्राम की नहीं मिलेगी, वैसे ये काम नहीं आता। 35 CCC 32 12A क्या एडिशनल डेप्रीसिएशन लेस होता था? नहीं होगा। एडिशनल डेप्रीसिएशन मिलता था ना एक्स्ट्रा, आपको नहीं होगा। और किसी भी हेड में अगर ब्लॉक में डेप्रीसिएशन 40% से ज़्यादा लगता है तो नहीं लगेगा, 40% ज़्यादा से ज़्यादा। कई बार क्या होता है ना, कुछ एनर्जी सेविंग इक्विपमेंट या कोई ऐसी हेड की चीज़ें हैं जिस पे डेप्रीसिएशन 100% अलाउड है, पर नहीं। जब आपने 115 BSc ऑप्ट कर लिया, किसी भी चीज़ पे डेप्रीसिएशन मैक्सिमम 40% लग सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। और एडिशनल डेप्रीसिएशन अलाउड ही नहीं, एडिशनल डेप्रीसिएशन। और मोर ओवर बेकार चला जाएगा वो डेप्रीसिएशन। और जो डेप्रीसिएशन बेकार चला गया तो फिर आप WDV में वापस जोड़ दो। जब डेप्रीसिएशन एडिशनल वाला लेस ही नहीं करने दे रहे, एडजस्ट नहीं करने दे रहे, तो फिर आप उस डेप्रीसिएशन को सेट्स में क्यों काटा है जब अलाउड ही नहीं? 115 BSc कहता है एडिशनल डेप्रीसिएशन जो है नई मशीन पे लगाते हो ना एडिशनल 20%, वो अलाउड नहीं। तो वो डेप्रीसिएशन जो मशीन में काटा है वापस जोड़ दो। मान लो ₹1,00,000 की नई मशीन खरीदी, रेगुलर रजीम में नॉर्मल डेप्रीसिएशन तो 15 लगा रहे हो मशीन पे, न्यू मशीन पे, वो तो लगाओ, ये भी नहीं कहता दिक्कत नहीं है। नॉर्मल डेप्रीसिएशन 32 सेक्शन वाला लगाओ, लेकिन आपने लाख पे 15,000, मान लो 180 डेज से ज़्यादा यूज़ है, नॉर्मल लगाया 15,000, एडिशनल लगाया 20, तो डिपार्टमेंट का 20 नहीं, कम होना अलाउड नहीं है। तो आपने WDV 65 कर दी मशीन की, 1,00,000 माइनस नॉर्मल 15 और एडिशनल 20। तो फिर जब वो 20 बेकार ही है, कहीं और कैरी फॉरवर्ड नहीं होना, कहीं लेस नहीं होना, वापस जोड़ो मशीन की WDV कितनी मान लो 85। 65 क्यों माननी है जब वो कहीं लेस ही नहीं करने दे रहा है। 115 BSc आपने ऑप्ट किया है तो 115 BSc ऑप्ट करने के लिए मशीन में वापस जोड़ दो, एडिशनल डेप्रीसिएशन 85 की कर दी जाएगी। तो जब अलाउड ही नहीं है तो बिजनेस में ये सारे डिडक्शन अलाउड नहीं है, रोक है।
सेट ऑफ के अंदर चैप्टर में मैंने आपको बताया था, अदर सोर्सेज में बताया था फैमिली पेंशन की डिडक्शन नहीं मिलती। फैमिली पेंशन मिलती थी ना, 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या 15,000 विच एवर इज लेस, वो अलाउड नहीं है। सेक्शन 1032 माइनर वाली 1500 नॉट अलाउड, माइनर वाली 1500 अलाउड नहीं है। 80C to 80U डिडक्शन नॉट अलाउड, सिर्फ 80CCD या 80JJAA अलाउड है। 80JJAA अलाउड है, यानी डिडक्शन का पूरा चैप्टर आपने रिसेंटली पढ़ा तो कोई भी डिडक्शन 80C से यू अलाउड नहीं, लेस नहीं होगी, सिर्फ 80JJAA न्यू एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट की या एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू किसमें नोटिफाइड पेंशन स्कीम, वो अलाउड है इवन आफ्टर ऑप्टिंग 115 BSE, और कोई डिडक्शन अलाउड नहीं। तो कितनी ज्यादा यहाँ पे कुछ सेक्शन है जो निग्लेक्ट करते हैं सर्टेन बेनिफिट डिडक्शन को, वो अलाउड नहीं होंगी। नेचुरल है जब ये चीजें लेस नहीं होगी, पूरा चैप्टर उड़ा दिया डिडक्शन चैप्टर 6 से, डिडक्शन 80C से यू, वो अलाउड नहीं है, वापस क्या कर दो उसे एड बैक, तो वो अलाउड नहीं है डिडक्शन। माइनर की 1032 सेक्शन में जितने बच्चों की इनकम पेरेंट्स में क्लब होती है 1500 रुपए पर चाइल्ड क्या है वो लेस करते थे, वो भी अलाउड नहीं। डिडक्शन नीचे दिख नहीं रहा शायद आपको, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U एक्सेप्ट 80JJAA या 80CCD एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वाली नॉट डिडक्टिबल अंडर सेक्शन 115 BSE। अगर आपने 115 BSE ऑप्ट कर लिया तो 115 BSE ऑप्ट करने वाले के लिए डिडक्शन का चैप्टर बेकार है। लाइफ इंश्योरेंस की 80C, मेडिकल की 80D, दान देने की 80G, रेंट पेड की 80GG, 80QQB, बुक्स की रॉयल्टी RRB, पेटेंट वगैरह 80TT, 80TB, इंटरेस्ट की डिडक्शन 80U, खुद हैंडीकैप बेकार है। 80EA हाउसिंग लोन की 1.5 लाख, EEB इलेक्ट्रिक व्हीकल की 1.5 लाख, सब बेकार। DD हैंडीकैप्ड को केयर करने की, DDB कैंसर थैलेसीमिया जैसी प्रॉब्लम के इलाज के लिए, सारी डिडक्शन बेकार, लेस नहीं होंगी आपकी इनकम से। लेस हुई है तो जोड़ लो, जैसे 2 बार बनाना है आपने टैक्स। नॉर्मल रेजीम 115 BSE के बाद जिसमें आपका टैक्स कम बने वो ऑप्शन ऑप्ट कर लेना, ये चॉइस आपकी है। तो ये कहने का मतलब ये बड़ा सेक्शन है, बड़े सेट ऑफ करने से रोकता है, हाउस प्रॉपर्टी के लॉस वगैरह को ये डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब्ड लेस करने नहीं देता, ये डिडक्शन की वजह से लॉस आ रहा है। इन सब सेक्शन क्लोज वाले सेक्शन की वजह से, जैसे 35 AD की वजह से, 35 की वजह से, CCC की वजह से, एडिशनल डेप्रिसिएशन की वजह से लॉस आ रहा है, वो लॉस बेकार, वो लॉस कहीं नहीं आएगा। हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन अगर इग्नोर है तो आप WDV में उसे जोड़ सकते हैं, बाकी बेकार समझो ये डिडक्शन क्लेम हो गई, बस कहीं नहीं दिखानी। तो ये चैप्टर जो है आपकी इनकम को बढ़ा देगा। इस पे टैक्स की रेट क्या है, कम। बड़ी समझदारी से एक इंडिविजुअल HUF ने सोचना है वेदर वी शुड ऑप्ट फॉर 115 BSE और नॉट टू बी ऑप्ट फॉर 115 BSE। नॉर्मल रिजीम ये है और ये न्यू रिजीम। न्यू रिजीम मैं अगर एज अ CA बात करूं, मेरे पास जितने भी क्लाइंट आए ना, मोस्टली न्यू रिजीम में लॉस है, क्योंकि सबने जीवन बीमे करा रखे होते हैं, एम्प्लॉई है तो उसका RPF कट रहा होता है, TC मिल रही है, मेडिकल की 80D हर किसी ने करा रखी होती है, बैंकों के इंटरेस्ट की, हाउस प्रॉपर्टी के लोन की, आम आदमी से रिलेटेड चीजें, सैलरी है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन। 115 BSE जब कोई ऑप्ट कर लेता है तो ये चीजें अलाउड नहीं होती, उसकी इनकम इतनी बढ़ जाती है कि टैक्स की रेट कम होने के बावजूद भी वो क्या है, टैक्स ज्यादा बन जाता है। तो 99% केसेस पुराने रिजीम के ही एप्लीकेबल होते हैं क्योंकि टैक्स उसमें कम बनता है। लेकिन कुछ ऐसे सरकारी आदमी भी मिले हैं जिनकी इनकम 13-14 लाख रुपए है, 13-14 लाख में 10 लाख से ऊपर 30 में पहुंच जाता है ओल्ड रिजीम। न्यू रिजीम अभी कहाँ घूमेगा, 12.5 तक तो 20, 12.5 से 15 लाख तक 25, और उन लोगों ने खासी इन्वेस्टमेंट भी नहीं की होती खास,
डिडक्शन वाली, उन लोगों के लिए फिर क्या ऑप्शन बढ़िया रहता है, न्यू रिजीम 115 BAC। आपको पेपर में कहेगा कि सपोज ही ऑप्टेड फॉर 115 BAC, तो उससे करके दिखा दो या दोनों से करके दिखाएंगे। सपोज कह रहा है नए वाले से भी करके दिखा दें, ओल्ड से भी। साइलेंट है तो आपको कवरिंग नोट लगा के इसी से करना है क्वेश्चन, ओल्ड रिजीम। सपोज ही हैज नॉट ऑप्टेड टू पे टैक्स अंडर 115 BAC, ये बात लिख के आपको क्वेश्चन ओल्ड रिजीम से कर देना है। तो हमारे यहां नोट्स में ये पूरा डिटेल में कवर है ऑल्टरनेटिव टैक्स रिजीम यानी न्यू रिजीम। सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल अगर ऑप्ट करेगा तो क्या होगा, ये पूरा डिटेल में 3-4 पेजेस पे है। ओल्ड रिजीम में अभी पढ़ने जा रहा हूं, ओल्ड रिजीम से रिलेटेड क्वेश्चन रिवीजन के लिए कर लेते हैं, फिर न्यू रिजीम वाले क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे जिसमें कंपैरिजन करेंगे। क्लियर। इसमें एक और टॉपिक भी आएगा 115 JAC, ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT अंडर सेक्शन 115 JAC। 115 JAC ये उन लोगों के लिए है जो 35 AD या 80JJA या 80 QQB RRB लेके या 10AA की एग्जम्पशन लेके टैक्स भरते ही नहीं। इतनी ज़्यादा ही एग्जम्पशन ले लेते हैं, 35 AD पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर अलाउड, JJA न्यू वर्कर की, QQB RRB बुक राइटर रॉयल्टी वाली, 10AA एक्सपोर्ट करने से रिलेटेड जो बेनिफिट मिलता है टैक्स का पढ़ेंगे 10AA एग्जम्प्टेड इनकम में। वो लोग क्या है, ये सारे बेनिफिट लेके इनकम बहुत कम हो जाती है उनकी और टैक्स बच जाता है। सरकार कहती जी हमारा गुजारा कैसे होगा अगर आप ये सारी डिडक्शन इतनी इतनी लेके टैक्स ना भरो। तो सरकार ने ऐसे लोगों के लिए जिनकी इसमें इस तरह की एग्जम्पशंस हैं उनको कहा कि नहीं भाई तुम्हें कम से कम मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स तो देना होगा, आपको ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT सेक्शन 115 JAC देना पड़ेगा। उसकी एक टेक्निक है स्पेशल, एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाएगी इन सब डिडक्शन को डिनाई करने के बाद, ऐड बैक करने के बाद आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम निकाली जाएगी। स्पेशल है वो, एडजस्टेड टोटल इनकम पे 18.5% 18.5% कम से कम टैक्स आपको देना होगा। या तो नॉर्मल डिडक्शन लेके टैक्स बना लो या फिर एडजस्टेड टोटल इनकम का मीनिंग आप पढ़ेंगे, उस पे 18.5% कम से कम वो देना पड़ेगा। वो भी एक टॉपिक है विद डिटेल एग्जांपल, हम उसको भी पढ़ेंगे। तो 3 चीजें पढ़ेंगे, मैं इसको भी पेंडिंग रखता हूं विद एग्जांपल, फिर पढ़ेंगे AMT 115 JAC को। 115 BAC मैंने आपको आइडिया दे दिया है किस तरह काम करता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पढ़ेंगे, ये डिटेल फिर से नोट्स में देख लूंगा। फिलहाल मेरा आज का एरिया जो है वो नॉर्मल रिजीम है, क्योंकि 115 BAC भी देगा तो कंपेयर करवाएगा कि नॉर्मल से कितना टैक्स बनता है और 115 BAC ऑप्ट करने के बाद कितना बनता है। तो फिलहाल मैं ओल्ड रिजीम जिसे रेगुलर प्रोविजन या रेगुलर रिजीम ऑफ टैक्सेशन कह सकते हो उसकी डिस्कशन करने जा रहा हूं। फिर हम पढ़ेंगे 115 BAC, उसके अकॉर्डिंग टैक्स कितना बनेगा। फिर पढ़ेंगे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, वो सब लोगों पे नहीं लगता, वो सिर्फ उन लोगों पे लगता है जिनको कुछ सर्टेन सेक्शंस में एग्जम्पशन है, डिडक्शन है। चलो, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, पेज नंबर 1 ऑफ द नोट्स क्या कहता है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम अगर 115 BAC नॉट ऑप्टेड, यानी कौन सा रिजीम लगा रहे हैं आप, ओल्ड रिजीम, नॉर्मल प्रोविजन। क्या कहता है, पहला हेड इनकम का कौन सा होता है, सैलरी। याद करो सैलरी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, सैलरी का चार्जिंग सेक्शन 15 था। हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, बताओ जो लोग लाइव हैं, हाउस प्रॉपर्टी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, बिल्कुल करेक्ट भूषण, 22। ओके 22। और बिजनेस का PGBP चार्जिंग सेक्शन 28, एब्सोल्युटली करेक्ट। और कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन, कि कैपिटल गेन में भी राइज ऑन ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट्स, तो उसका चार्जिंग सेक्शन कौन सा था, 45(1), एब्सोल्युटली करेक्ट, 45(1). ओके 1A में तो वो इंश्योरेंस वाले क्लोज शुरू हो जाते हैं, 45(2) स्टॉक वाला, 45(1). और अदर सोर्सेज का
56(1), 56(2), यस, वो सारी अदर्स हेड की इनकम बताते हैं। तो आपको पांचों हेड अच्छे से आने चाहिए। तो आपको शुरू करवा रहा है, पुराना रिवाइज करवा रहा है। मैंने ये फॉर्मेट बनाया बड़ी लेबर करके। ये फॉर्मेट शायद ही आपको किसी बुक में मिले, क्योंकि ये फॉर्मेट किसी बुक्स का है ही नहीं। ये फॉर्मेट आज से कुछ साल पहले डिपार्टमेंट का जो टैक्स पेमेंट का फॉर्म था वो देखा मैंने, मुझे अच्छा लगा, मैंने उठा के क्या है उसको कॉपी किया, प्लस एडिटिंग करके ये फॉर्मेट बना दिया। ये थोड़ी थोड़ी सभी चैप्टर की याद दिला देता है जो आज तक आपने पढ़े। पहला हेड सैलरी, चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशन से अगर आपको पैसा मिलता है दैट्स कॉल्ड सैलरी। तो उसमें कौन सी आती है पे स्केल से, बेसिक सैलरी फुल्ली टैक्सेबल। फिर अलाउंसेज आते हैं, आपको याद होगा कुछ अलाउंसेज फुल्ली टैक्सेबल हैं, कुछ अलाउंसेज फुल्ली एग्जाम्प्ट हैं, जो इंडिया के बाहर नौकरी करने वालों के अलाउंसेज जैसे यूएनओ के एम्प्लॉइज के एग्जाम्प्ट हैं, तो वो एग्जाम्प्ट सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस के समटरी अलाउंसेज एग्जाम्प्ट है। कुछ फुल्ली टैक्सेबल हैं जैसे डीए प्लेन हो या इफ वाला हो, या टिफिन अलाउंस, फूड अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, मैरिज अलाउंस, डॉग अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, मेडिकल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है। कुछ थे पार्टली टैक्सेबल। पार्टली टैक्सेबल में कुछ टैक्सेबल कुछ माफ, जिसमें एक नाम था एचआरए, सेक्शन 1030 ने 115 बीएसी ऑप्ट कर लिया तो वो माफ, कुछ नहीं फुल्ली टैक्सेबल। नॉर्मल रिजीम की बात कर रहा हूं। नॉर्मल रिजीम में क्या होता है कि नॉर्मल रिजीम के अंदर अंडर ओल्ड रेगुलर प्रोविजन लगा रहा हूं, रेगुलर रिजीम यानी कि ओल्ड रिजीम 115 बीएसी नॉट ऑप्टेड, उसके अकॉर्डिंग तो आप देखो कि एचआरए की डिडक्शन मिलेगी। फिर 1014(1) और 2 में नाम थे। 1014(1) में ऑफिशियल अलाउंस थे, पॉकेट में बच गया वो टैक्सेबल। कौन कौन से थे वो पॉकेट में बच गया, ट्रैवलिंग, कन्वेंस, यूनिफॉर्म, डेली एकेडमिक अलाउंस, वो पॉकेट में बच गया तो टैक्सेबल होगा। 1014(2) में फिक्स माफ थे, बच्चे का एजुकेशन 100 रुपये मैक्सिमम 2 बच्चों का, हॉस्टल का 300 रुपये मैक्सिमम 2 बच्चों का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ब्लाइंड हैंडीकैप के लिए 3200 रुपये तक माफ है, या कुछ अलाउंस जो पायलट और इनको मिलते हैं तो 70% ऑफ दैट अलाउंस और 10,000 रुपये महीना विच आर लेस वो माफ, ठीक है। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 रुपये माफ, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया अलाउंस 200 रुपये माफ, तो वो फिक्स माफ थे। एंटरटेनमेंट फुल्ली टैक्सेबल, 16(2) की डिडक्शन मिलती है सिर्फ सरकारी आदमी को, प्राइवेट को नहीं मिलती। ये सैलरी में पड़ा अलाउंसेज में। फिर परक्विजिट्स पड़े, परक्विजिट फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल में कौन से थे, चाहे एम्प्लॉई कम इनकम वाला हो या ज्यादा, फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट कौन से थे, जैसे कि रेंट फ्री अकोमोडेशन था, वो फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट था, रेंट फ्री अकोमोडेशन, यस। और जैसे कि उसमें था इंटरेस्ट फ्री लोन मिल गया, जैसे कि क्या है फूड फैसिलिटी मिल गई, 50 रुपये से ऊपर खाना खाएंगे, गिफ्ट मिल गया, हॉलिडे होम फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड मालिक का पर्सनल यूज कर रहे हो, ये क्या थे फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट्स फॉर ऑल। फिर था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए, जिसकी 50,000 से ज्यादा नेट इनकम हो सैलरी की, उसके लिए टैक्सेबल होंगे। वो कौन से थे, जैसे यूज ऑफ कार, मिक्स चलती है या प्राइवेट चलती है या ऑफिस चलती है, उसके रूल थे। या आपको बिजली पानी सस्ती मिल गई, बच्चों को स्कूल में पढ़ा दिया, सस्ते शेयर दे दिए, कंट्रीब्यूशन ओवर 150 टू सुपर एनुएशन फंड, ये सब अपा ने पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट अपा देखते थे। फुल्ली एग्जाम्प्ट परक्विजिट्स थे कौन से, जो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट थे, जैसे देखना पड़ेगा इलाज कहाँ हुआ है, मेडिकल फैसिलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या कहाँ हुआ है, तो एग्जाम्प्ट प्राइवेट में फुल्ली टैक्सेबल था। चलो, और मालिक ने आपका मेडिकल एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवा दिया माफ, एलटीसी, शॉर्ट रूट से कहीं भी जाओ 4 साल के ब्लॉक में 2 बार माफ, इंडिया में जाना है। अगर 115 बीएसी ऑप्ट कर लिया तो एलटीसी माफ नहीं होती। बच्चों को एम्प्लॉय के स्कॉलरशिप दे दी, या यूएनओ के एम्प्लॉय को कोई फैसिलिटी दे दी, इंडिया के बाहर फैसिलिटी मिल गई, ये पूरी सबको जिम वगैरह की फैसिलिटी मिल गई। एम्प्लॉयर ने आपका नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स पे कर दिया, पूरी तरह से माफ। याद होगा ये परक्विजिट। फिर अपन सैलरी में पढ़ा करते थे कि भाई कुछ प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी निकाला नौकरी से तो कंपनसेशन मिल गया, छुट्टियों का पैसा मिल गया, लीव एनकैशमेंट पढ़ते थे 1010 में। और फिर पढ़ते थे ग्रेचुटी वगैरह अपन पढ़ा करते थे। फिर अपन 1010C पढ़ा करते थे, VRS, फिर CVP, ये सब चीजें पढ़ने के बाद ग्रोस सैलरी आ जाएगी। उसमें से 3 डिडक्शन मिलती थी, यहां लिखा भी है देख लो।
तीन कौन सी, 16(1)(a) की कौन सी, स्टैंडर्ड डिडक्शन, 16(2) की एंटरटेनमेंट की, और 16(3) प्रोफेशनल टैक्स। 115 BAC ऑप्ट करो तो ये डिडक्शन मिलनी नहीं, नॉर्मल में मिलती है। फिर हाउस प्रॉपर्टी पढ़ते थे कैटेगरी वाइज, सेक्शन 23(1) में कैटेगरी ए फुल ईयर लेट आउट, कैटेगरी बी देयर इज वैकेंसी, कैटेगरी सी कभी किराए पे कभी खुद रह गया, कैटेगरी डी होल ईयर सेल्फ ऑक्युपाइड। उसके अकॉर्डिंग GAV लेस म्युनिसिपल टैक्स पेड बेसिस पे लेस होता था, अगर पे एम्प्लॉयर मालिक ने किया है लैंडलॉर्ड ने तो लेस होगा, वरना नहीं। NAV आएगी, उसमें सेक्शन 24A 24(1) की स्टैट्यूटरी डिडक्शन 30% ऑफ NAV और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, वो ड्यू बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन लोन कम होता है, ये अपन ने बात की थी। और एक बात, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है, अगर आपने 115 BAC ऑप्ट किया तो सेल्फ ऑक्युपाइड वाला इंटरेस्ट ऑन लोन लेस ही नहीं होता, वरना हो जाता है। तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, कोई पुराना अरियर आ गया, रेंट डूबा हुआ या कोई पुराना डिस्प्यूटेड रेंट था आया, 30% काट के सेक्शन 25A में वो भी हाउस प्रॉपर्टी में जोड़ लिया जाएगा। फिर आता था PGBP, तो गलत प्रॉफिट को एडलेस करके क्या करते थे, ठीक, या आप बिजनेस की जो इनकम थी उठाते थे लेस बिजनेस एक्सपेंसेस करके। PGBP का एक बड़ा चैप्टर था, वो सारा डेप्रीसिएशन सब कुछ उसमें था, वो आप बिजनेस की इनकम निकालते थे। फिर आते थे हम कैपिटल गेन पे, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म, 224A पढ़ा करते थे अपन, 247 224A ये सब। उसके अंदर क्या पढ़ते थे, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सिंग करो, जैसे लैंड बिल्डिंग घर 2 साल बाद लॉन्ग टर्म, ज्वेलरी 3 साल बाद लॉन्ग टर्म, गुडविल 3 साल बाद लॉन्ग टर्म, लिस्टेड शेयर 12 महीने बाद लॉन्ग टर्म, अनलिस्टेड शेयर 24 महीने बाद लॉन्ग टर्म, डिवेंचर लिस्टेड 12 महीने, अनलिस्टेड 3 साल बाद लॉन्ग टर्म। जो भी लॉन्ग टर्म है उनकी नॉर्मली इंडेक्सिंग करते थे, कोस्ट को इंडेक्स करते, न्यूमरेटर में 2021 का इंडेक्स 301, बेस में इंडेक्स रखते थे जिस साल खरीदी। लेकिन इंडेक्स 2001-2 से पहले के नहीं है, इसलिए 1-2 से पहले कोई लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह खरीदी तो उसका 1 अप्रैल 2001 का रेट देख लेते थे, ज्वेलरी का, लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग का तो उल्टा हम स्टैंप ड्यूटी वैल्यू देखते थे 1 अप्रैल 2001, इंडेक्सिंग करके कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी इंडेक्सिंग करके कम करते थे। लेकिन याद रखना 1 अप्रैल 1 से पहले वाली कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट को क्या कर देते थे अपन, इग्नोर। तो इंडेक्स करके लॉन्ग टर्म गेन या लॉस आता था। लेकिन शॉर्ट टर्म में सीधा ही, जिनको लॉन्ग टर्म नहीं है, ज्यादा साल नहीं हुए, सेल माइनस कॉस्ट माइनस इंडेक्स डायरेक्ट विदाउट इंडेक्सिंग, तो शॉर्ट टर्म गेन आता था, ठीक। और वैसे अपन ने 112A पढ़ा कि जो शेयर STD पेड करके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू बेचे हैं तो 1 फरवरी 18 का उसका मार्केट वैल्यू माइंड में रख के, आज कितने में बेचे हैं, कितने के खरीदे थे, उन चीज़ों को माइंड में रख के कॉस्ट आती है, सेल माइनस कॉस्ट बिना इंडेक्स। जो गेन आएगा उस पे ₹1,00,000 माफ है, बाकी पे 10% टैक्स है। लेकिन वो एक बार इनकम में सारा गेन जोड़ लो, कल को टैक्स लगाते वक्त ₹1,00,000 छोड़ के बाकी पे 10% फ्लैट लगेगा। और इस लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को 112 वाले, नॉर्मल 112 वाले लॉन्ग टर्म से एडजस्ट किया जा सकता है। 87A की रिबेट 112 वाले टैक्स पे नहीं मिलेगी। फिर आता था 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लिस्टेड शेयर STD पेड करके बेचे स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू, तो आपको शॉर्ट टर्म शेयर है तो 111A का शॉर्ट टर्म गेन आएगा, उस पे 15% फ्लैट। लेकिन अगर एक रेजिडेंट इंडिविजुअल HUF है, स्लैब रेट वाली इनकम 2.5 लाख से कम है, तो क्या 112A 112 और 111A वाला शॉर्ट टर्म उड़ाया जा सकता है, एग्जॉस्ट हो सकता है, लेकिन रेजिडेंट बंदे के लिए, नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं। ये भी पढ़ा था आपने कैपिटल गेन के चैप्टर में। 50C का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू सेल कंसीडरेशन का डिफरेंस 10% तक है तो कोई बात नहीं, अगर उससे ज़्यादा है तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही सेल प्राइस लिया जाएगा। ये अपन अदर सोर्सेज में 56 to 10 सेक्शन में भी पढ़ा। और 43CA बिजनेसमैन है कोई, वो बेचता है प्रॉपर्टी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम, तो वहाँ भी पढ़ा, वहाँ पे यूज़ है, वो सारा करो। फिर कैपिटल गेन के चैप्टर में अपन तरह तरह की एग्जम्पशन पढ़ा करते थे। सेक्शन 54 घर बेच के क्या खरीदा आपने, घर। 54B एग्रीकल्चर लैंड बेच के एग्रीकल्चर लैंड खरीदी। 54D अगर आपने इंडस्ट्रियल लैंड एंड बिल्डिंग बेची तो उसकी जगह नई लैंड एंड बिल्डिंग एक्वायर हुई तो नई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी। 54EC नेशनल हाईवे अथॉरिटी या रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में लगा दो, 50 लाख तक का लॉन्ग टर्म माफ हो सकता है, पढ़ा था।
ये 54F, कोई भी लॉन्ग टर्म आए घर छोड़ के, कोई भी लॉन्ग टर्म आए, यू हैव टू इन्वेस्ट इन द रेजिडेंशियल हाउस। तो प्रोपोर्शनेट लॉन्ग टर्म अपॉन में नेट सेल कंसीडरेशन इनटू अमाउंट इन्वेस्टेड, प्रोपोर्शनेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माफ हो सकता है 54F के अंदर। तो ये अपन कैपिटल गेन की एग्जम्पशन देखी, ठीक है। फिर अपन ने उसके बाद चैप्टर देखा अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में जो बच गया, एनी इनकम विच इज नॉट कवर्ड अंडर अर्लियर हेड मे बी टैक्सेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज। जैसे एनहांस कंपनसेशन का इंटरेस्ट आया तो उसमें 50% माफ जिस साल आएगा उस साल टैक्सेबल। 56 to 9 में अगर कोई किसी के एडवांस फॉरफिट किए हैं डीलिंग के बाद तो वो पैसा भी अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है अगर 2014 के बाद का है। उससे पहले का है तो कॉस्ट में से क्या होता है, कम होता है। ये अपन ने पढ़ा था, ओके। फिर अपन ने गिफ्ट का सेक्शन पढ़ा, 50,000 से ज्यादा गिफ्ट रिलेटिव से आए तो माफ, नॉन रिलेटिव से आए कैश चेक तो टैक्सेबल। प्रॉपर्टी सस्ती आए तो 50,000 से ज्यादा कंसेशन है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से तो टैक्सेबल। 10% से ज़्यादा फर्क भी हो और टोटल 50,000 से ज़्यादा भी फर्क हो। और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी शेयर ज्वेलरी आई 50,000 से ज़्यादा कंसेशन पे तो टैक्सेबल, फ्री में आई तो 50,000 से ज़्यादा मार्केट वैल्यू वाली तो टैक्सेबल। 56 to 10 सेक्शन पड़ा, फैमिली पेंशन भी टैक्सेबल है, रेंट पे किराकार दे दी वो भी, MLMP की सैलरी भी अदर सोर्सेज में, लेकिन MLMP को मिलने वाले अलाउंसेस क्या हैं, माफ हैं। और NSC का अक्रूड इंटरेस्ट भी अदर सोर्सेज, लेकिन जो इंटरेस्ट वापस जमा हो जाता है NSC पे उस पे TC की डिडक्शन भी मिलेगी। ये अपन ने पढ़ा था क्योंकि डीम टू बी री इन्वेस्टेड मान लेते हैं। उसी में सेक्शन 10-15 था कि PPF का इंटरेस्ट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट 3500 माफ है, ज्वाइंट अकाउंट में 7,000 रुपये माफ है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, भोपाल विक्टिम्स के लिए अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है इंटरेस्ट आता है वो भी माफ। तो ऐसे कुछ स्पेसिफाइड कंपनी के लिए नोटिफाइड डिबेंचर का इंटरेस्ट भी माफ, तो वो अपन ने पढ़ा। नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट का इंटरेस्ट आता है वो भी माफ, 10-15 में पढ़ा। PPF का इंटरेस्ट माफ, ओके। फिर इस चैप्टर में पढ़ा कि इनकम को ग्रोस कब करने की जरूरत है, कब नहीं। TDS कटा है तो ग्रोस करो। अक्सर कंपनी से अकाउंट पे ही चेक से अगर पैसा आता है तो वो TDS नहीं काटती। अगर रेजिडेंट आदमी को अकाउंट पे ही चेक से थोड़ा अमाउंट देते हैं तो वो लगभग 5,000 तक वो TDS नहीं काटते। पार्टनरशिप फर्म पार्टनर को देती है इंटरेस्ट वगैरह, TDS नहीं काटती, सैलरी पे TDS नहीं काटती। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे TDS कटता नहीं, पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्सेबल है, टैक्स फ्री लिखा है तो माफ है। तो जहां नेट टैक्स ग्रोस करो। लॉटरी में 115BB सेक्शन कहता है 30% फ्लैट टैक्स है, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी, कोई खर्चा नहीं कटेगा। 10,000 से ऊपर इनाम पे 30% TDS कटता है। ये बात अपन ने पढ़ी थी, पढ़ा था अदर सोर्सेज में। हॉर्स एक्टिविटी की इनकम, जो घोड़े पालते हैं स्टेक मनी जीत के लाते हैं हॉर्स, कितना खिलाया पिलाया, कितनी स्टेक मनी लाए, उसके डिफरेंस से क्या जाएगी, हॉर्स एक्टिविटी की इनकम अदर सोर्सेज। लॉस भी आए तो इसी तरह की एक्टिविटी से पूरा होता है, वरना 4 ईयर क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट 4 ईयर कैरी फॉरवर्ड होता है। अदर सोर्सेज में सब पढ़ा। सेक्शन 57 डिडक्शन देता था, डिविडेंड की इनकम से सिर्फ लोन लिया, इंटरेस्ट उसका दिया तो वो इंटरेस्ट लेस हो सकता है, वो भी वैल्यू के 20% से ज़्यादा ना हो डिविडेंड के अमाउंट से। बाकी फैमिली पेंशन की डिडक्शन 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन या 15,000 विच एवर इज लेस वो मिलेगी। लेकिन ये जो फैमिली पेंशन की एग्जम्पशन है या डिडक्शन है सेक्शन 57 की, 115 BSc ऑप्ट करने वाले को नहीं मिलती, ओके। बिना TDS काटे फॉरेन में कोई खर्चा दिया तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलती, ये भी अपन ने पढ़ा था 57 के अंदर पढ़ा था। तो 57 सेक्शन आपको वो डिडक्शन देनी है, 10,000 से ऊपर कैश दे दिया तो 40A3 वो खर्चा अलाउड नहीं करेगा, वो बात यहाँ भी इक्वली एप्लीकेबल है। तो पुराने चैप्टर सारे काम आते हैं, हालांकि उन चैप्टर में तो बड़ा डिटेल में पढ़ा, लेकिन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में सारे चैप्टर इकट्ठे काम जरूर आएंगे, बहुत डिटेल में नहीं होते, बस एक ओवरव्यू भी है अगर ले लिया आपने तो हो जाएगा। फिर अपन ने चैप्टर पढ़ा क्लबिंग, याद है आपको क्लबिंग, किसी की इनकम किसी और में ऐड करते हैं। सेक्शन 64(1)(2) वाइफ को कहीं जॉब दिखा रखा है, बिना क्वालिफिकेशन सैलरी ले रही है तो हस्बैंड में ऐड हो सकती है। 64(1)(4) वाइफ ने हस्बैंड को, हस्बैंड ने वाइफ को विदाउट एडिक्वेट कंसीडरेशन कोई चीज दे दी तो उससे आने वाली सब्सिक्वेंट इनकम क्लब हो जाएगी। 64(1)(6) सन्स वाइफ का रूल था,
या उसी में वाइफ या सन्स वाइफ को कोई सेट दी विदाउट कंसीडरेशन, उन्होंने बिजनेस में लगा दी, उस बिजनेस की इनकम का भी रेशियो बनेगा। ये बात अपन ने की थी। क्लियर। क्लबिंग में 64(1)(a) सेक्शन था, माइनर की इनकम बिना पर्सनल एक्सर्शन, बिना मेहनत की पेरेंट्स में क्लब होगी, और जिस पेरेंट्स में बच्चे की इनकम जुड़ेगी, जितनी जुड़ेगी या जोड़ दो, लेस मैक्सिमम 1500 रुपये पर एनम पर चाइल्ड हो सकता है, बच्चों की कोई लिमिट नहीं। लेकिन अगर 115 BAC ऑप्ट किया तो ये 1032 की डिडक्शन 1500 रुपये वाली नहीं मिलनी। क्लबिंग के चैप्टर में ये पढ़ा था, और वो चैप्टर ये भी कहता था क्लबिंग वाला कि अगर पैसा पकड़ा गया, अनडिस्क्लोज इनकम, रेड पड़ी, पैसा पकड़ा गया, आपके पास कोई जवाब नहीं, अनडिस्क्लोज इनकम अगर कोई है, पकड़ा हुआ पैसा है अगर, तो उस केस में टैक्स 78%, 60 प्लस 25% सरचार्ज प्लस 4% एजुकेशन, तो 78% इफेक्टिव टैक्स है। कोई खर्चा, कोई लॉस एक्सपेंडिचर कम नहीं होता इस पकड़ी हुई इनकम पे। फिर चैप्टर आता था सेट ऑफ का। सेट ऑफ का चैप्टर बताता था कि एक हेड के अंदर ही एक सोर्स का दूसरे सोर्स से सेट ऑफ हो सकता है। जैसे एक घर में लॉस, दूसरे में इनकम सेट ऑफ हो जाएगा। 115 BAC ऑप्ट करोगे तो सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस लेस ही नहीं होता, वो चलो एक्सेप्शन है। नॉर्मल रिजीम में 2 लाख तक मैक्सिमम सेल्फ ऑक्युपाइड का लॉस लेस हो सकता है, इंटरेस्ट कम हो सकता है, उससे ज़्यादा बेकार। तो 2 लाख कम होएगा, वो दूसरे घर से कम हो जाएगा। ठीक। बिजनेस का एक में लॉस, दूसरे बिजनेस में गेन एडजस्ट हो जाएगा। पर याद रखना सेक्शन 70 कहता था स्पेकुलेशन का लॉस स्पेकुलेशन से होगा, दूसरे बिजनेस से नहीं। पर दूसरे आम बिजनेस का लॉस स्पेकुलेशन से हो सकता है, ये पढ़ा। कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म से होता है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों से होता है। पर लॉन्ग टर्म लॉस कहां से एडजस्ट होता है? सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन नहीं तो इट कैन बी कैरी फॉरवर्ड, ये अपन ने पढ़ा था कैपिटल गेन के रिगार्डिंग। चलो, तो कैपिटल गेन के रिगार्डिंग ये भी अपन ने पढ़ा, इसमें क्या है सारा प्रोसेस वो सीन अपन ने देखा, ये भी सही है। और सेट ऑफ में और हॉर्स एक्टिविटी का लॉस हॉर्स एक्टिविटी से नहीं तो 4 ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस स्पेसिफाइड इनकम से होगा और कहीं से नहीं, कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये पढ़ा था अपन ने। ये सारा कुछ सेट ऑफ में। सेक्शन 71 एक हेड का दूसरे हेड से बिजनेस का लॉस या डेप्रीसिएशन सैलरी से एडजस्ट नहीं हो सकता। कैपिटल लॉस कोई भी दूसरे हेड से नहीं हो सकता, दूसरे हेड कैपिटल गेन से हो सकते हैं। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से हो सकता है, मैक्सिमम करंट ईयर में 2 लाख। 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस दूसरे हेड से होना ही नहीं। तो ये सारी बातें अपन ने पढ़ी थी इंटर हेड। बाकी कैजुअल लॉस नाम की कोई चीज नहीं होती। कैरी फॉरवर्ड हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कैरी फॉरवर्ड हुआ तो 8 ईयर नेक्स्ट 8 ईयर हो सकता है हाउस प्रॉपर्टी से होगा। बिजनेस का नेक्स्ट 8 ईयर कैरी फॉरवर्ड होगा हाउस बिजनेस से होगा। डेप्रीसिएशन कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, किसी भी इनकम से कम हो सकता है सैलरी छोड़ के नेक्स्ट ईयर। अपन ने पढ़ा था स्पेसिफाइड वाला स्पेसिफाइड से होगा अगले साल भी, कितने भी साल कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, ये बात अपन ने की थी ये बात ठीक। स्पेकुलेशन वाला स्पेकुलेशन से नहीं हुआ तो अगले साल वेट करो, नेक्स्ट 4 ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 74 सेक्शन था वो हॉर्स एक्टिविटी वाला, हॉर्स एक्टिविटी से होगा अगले साल 4 ईयर कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। थोड़ा याद दिला रहा हूँ, चैप्टर तो वो पढ़े हैं आपने, याद है आपको। फिर अपन पढ़ते थे डिडक्शन का चैप्टर। डिडक्शन में रूल था कोई भी डिडक्शन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 वाला, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A और कैजुअल इनकम में से नहीं मिलती। और डिडक्शन का टोटल ग्रोस टोटल इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता, यानी डिडक्शन की वजह से लॉस नहीं आ सकता। डिडक्शन के एविडेंस आपको देने हैं तो डिडक्शन मिलेगी। कुछ पेमेंट बेस है, कुछ सर्टेन इनकम बेस है। पेमेंट बेस पे टीसी 1.5 लाख तक की मिलती थी ATC, आपको पता है। अलग अलग स्कीमों में पैसा डालो 1.5 लाख तक की ATC मिलती है। फिर अपन ने CCC पढ़ा, वो भी मिल सकती है आपको CCC 1.5 लाख रुपए तक की, वो भी क्या है LIC वगैरह के पेंशन प्लान में डालना है। CCD1 एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन, आप CCD1 ना लेके आप CCD1B ले लो 50,000 की पहले, क्योंकि CCD1 CCC और ATC मिला के 1.5 लाख अलाउड होती है। लेकिन CCD1B आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन 50,000 वो CCE की सीलिंग से बाहर है। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर सकता है 10% आपकी सैलरी का, या एम्प्लॉयर सेंट्रल गवर्नमेंट है तो 14% भी कर सकता है, वो भी CCD2 है, वो भी CCE सीलिंग 1.5 लाख में कवर नहीं होता। फिर ATD मेडिकल 25,000, सीनियर सिटीजन है तो कितनी मिल सकती है 50,000, ठीक है। तो वो डिडक्शन जो है पेरेंट्स के लिए अलग से 25, खुद के लिए अलग से 25, सीनियर हो तो 50
अलग से अलाउड है। हेल्थ चेकअप वगैरह करवा सकते हो या रूटीन की ओपीडी 5,000 तक कैश दे सकते हो, वरना ये खर्चा अदरवाइज देन कैश देना है, क्रॉस चेक, अकाउंट पे ही चेक, नेफ्ट वगैरह से देना है, कैश नहीं देना, तो इंश्योरेंस प्रीमियम की 80D की डिडक्शन मिलती है। ये पढ़ा था अपने। चलो ये सारा पड़ा 80D। डबल डी हैंडीकैप्ड को संभालने के लिए 75,000, सीवियर प्रॉब्लम है तो कितनी मिलती है 1,25,000। डबल डी भी कैंसर थैलीसीमिया के इलाज के लिए 40,000, ये एक्चुअल खर्च विच एवर इज लेस अलाउड है। और उसके अंदर सीनियर है तो उसके लिए क्या है, ₹1,00,000 तक अलाउड हो सकता है। चलो डबल डी के बाद 80 एजुकेशन लोन, खुद वाइफ बच्चे का या गार्डियन हो जिस बच्चे के, उसके लिए ले सकते हो। 8 साल तक इंटरेस्ट की डिडक्शन मिल सकती है, जब शुरू हुआ उस साल 7 साल और मिल सकती है। बच्चा कहीं भी पढ़े 80 एजुकेशन लोन की मिलेगी। ओके, डबल ई काम नहीं आती, वो 16-17 में लोन लिया हाउसिंग उसके लिए थी। डबल ई ये 1/4/19 से 31 मार्च 21 के बीच में हाउसिंग लोन लिया, ठीक है, और उस लोन का इंटरेस्ट इतना है कि हाउस प्रॉपर्टी में 2 लाख रुपए कम हो पाया सेल्फ ऑक्युपाइड में, बाकी बेकार नहीं जाएगा, उसकी डबल ई ए दे देंगे। और हाँ, डबल ई बी 1/4/19 से 31 मार्च 23 के बीच में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल, कार, बाइक, स्कूटर लिए जा रहे हैं, उनके लिए जो लोन लिया है, कितने का मर्जी लोन हो, कितने का मर्जी व्हीकल हो, 1.5 लाख तक की 80 डबल ई बी मिल सकती है। पढ़ा था। फिर अपन इसके बाद पढ़ा 80G डोनेशन। 4 कैटेगरी थी, 100% विदाउट लिमिट, तरह तरह के फंड थे, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, आर्मीनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड, आंध्र प्रदेश साइक्लोन, महाराष्ट्र अर्थक्वेक, गुजरात अर्थक्वेक, कई नाम थे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो नेशनल लेवल का हो, जिला साक्षरता समिति, आर्मी वेलफेयर फंड, नेशनल चिल्ड्रन फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, ड्रग अब्यूज के लिए, क्लीन गंगा के लिए, क्लीन गंगा के लिए रेजिडेंट ही दे सकता था, ठीक, कोरोना के लिए जो पीएम केयर फंड है वहाँ सब 100% में आते थे। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, मेडिकल रिलीफ टू पुअर के लिए फंड है वो भी, ऑटिस्टिक लोगों के लिए फंड है वो भी 100% में आते थे। बी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी फाउंडेशन वगैरह, या ड्राउट रिलीफ फंड, पीएम ड्राउट रिलीफ फंड, उसमें 50% था। सी कैटेगरी, डी कैटेगरी रिस्ट्रिक्शन है, 10% एडजस्टेड जीटीआई से ज़्यादा दान नहीं दे सकते, 10% एडजस्टेड जीटीआई तक रिस्ट्रिक्ट कर लेता था 80G कैटेगरी सी और डी को। सी में फैमिली प्लानिंग के लिए दान था, डी में अदरवाइज दान था। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, अप्रूव्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, सरकारी स्कूल, कॉलेज अदर दैन फैमिली प्लानिंग सब डी में भरे थे। डी में 50% मिलती है और मोर ओवर 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई तक रिस्ट्रिक्टेड भी है, ये पड़ा। डबल जी, रेंट पेड करते हो, आपको HRA नहीं मिलता, आपको रेंट फ्री हाउस नहीं मिला, आप रेंट पे कर रहे हैं ना, आपका, आपकी वाइफ, बच्चे का, जहां आप नौकरी करते हो या बिजनेस करते हो वहां घर है ना, जहां रहते हो वहां घर है, कहीं और हो तो लेट आउट हो आपका, उनका जो हो कोई फर्क नहीं, आपका अपना कहीं हो तो लेट आउट हो, तो डबल जी तो मिलेगी। 3 कंडीशन थी, रेंट पेड बाय एसएससी माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई, 25% एडजस्टेड जीटीआई, 5,000 रुपये महीना, तीनों में से जो कम है उसकी डिडक्शन मिलेगी। जीजीए साइंटिफिक या रूरल डेवलपमेंट पे खर्चा करते हो, बिजनेसमैन हो तो बिजनेस के चैप्टर में लो, नहीं तो 100% यहाँ ले लो। 2,000 से ऊपर 80G में दान नहीं देना कैश, डबल जी में ए में भी 2,000 से ऊपर नहीं देना। जीजीबी जीजीसी क्या कहती थी, पॉलिटिकल पार्टी को दान 1 रुपया भी कैश नहीं देना, वो कैसे देना है, नेट बैंकिंग वगैरह, नेफ्ट, आरटीजीएस वगैरह से देना है। जितना दान दोगे कंपनी को जीजीबी मिल जाएगी, बाकी लोगों को जीजीसी, जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं, आर्टिफिशियल जुरिस्टिकल पर्सन है, उनको नहीं मिलती जीजीसी, उनको किसी को ऐसे पॉलिटिकल पार्टी को दान देना अलाउड नहीं होता, ठीक, ये पड़ी थी। उसके बाद डबल जे डबल ए न्यू वर्कर की पड़ी, नए वर्कर लगाओगे तो उसको जो सैलरी दोगे उसका 30% 3 साल डिडक्शन मिलेगी। डबल जे डबल ए को तो न्यू रिजीम भी क्या अलाउ करता है, ओके, सीसीडी को भी अलाउ करता है। चलो फिर 80 क्यूक्यूबी बुक राइटर हो या आरआरबी कोई पेटेंटी हो, आपको रॉयल्टी आती है या 3 लाख विच एवर लेस मिलेगी। टीटीए 10,000 रुपये का इंटरेस्ट किसी भी सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस, बैंक, कोऑपरेटिव के ऊपर मिले इंडिविजुअल एफ को तो 10,000 की डिडक्शन है, चाहे रेजिडेंट हो चाहे नॉन रेजिडेंट। लेकिन 80 टीटीबी एक सीनियर सिटीजन को मिलती है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, एफडी का इंटरेस्ट हो चाहे सेविंग अकाउंट का, कितनी मिलती है 50,000। तो सीनियर सिटीजन टीटीए में नहीं देखेगा, वो टीटीबी लेगा 50,000 की, जिसको टीटीबी मिल गई उसको टीटीए नहीं मिलेगी। पढ़ा था। एटीयू खुद हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए क्या ले सकता है, एटीयू 75,000, सीवियर डिसेबल है खुद की इनकम से 1,25,000। फिर इसके अलावा आप बेसिक कंसेप्ट में एग्रीकल्चर इनकम पढ़ते हैं, सेक्शन 10(1) क्या कहता है,
एग्रीकल्चर इनकम इंडिया में माफ है, इनकम टैक्स नहीं लगता, लेकिन वो कहता है कि एग्रीकल्चर का मीनिंग क्लियर कर लो, उगाया हो, जमीन का किराया आया हो, वो एग्रीकल्चर इनकम है। ठीक है, डिविडेंड आया एग्रीकल्चरल कंपनी से, वो एग्रीकल्चरल इनकम नहीं है, उस पर डिविडेंड पे टैक्स है। चलो, फिर वो कहता है कि एग्रीकल्चर इनकम अगर एक इंडिविजुअल एचएफ की 5,000 से ज्यादा हो, 5,000 से ज्यादा, और अदर इनकम स्लैब रेट एग्जम्पशन से ज्यादा हो, 2.5 लाख 3-5 लाख से ज्यादा, तो एग्रीगेशन का रूल है एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर जोड़ के टैक्स बना लो, फिर 2.5 लाख में एग्रीकल्चर जोड़ के टैक्स कम कर दो, बाकी टैक्स भर दो। वो रूल लगाना भी जरूरी है, तो वो भी याद रहना चाहिए। इसके अलावा रेजिडेंशियल स्टेटस में ओआर, एनओआर, एनआर के रूल है ना, इंडिया में रिसीव हुई तीनों कैटेगरी में आएगी, इंडिया में अक्रूड राइज हुई तीनों में आएगी, दैट इज इंडियन इनकम। इंडियन इनकम इज टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ असेसी, वेदर ओआर, एनओआर, एनआर, नो मैटर। लेकिन फॉरेन इनकम देखना पड़ेगा, फॉरेन में इनकम है तो वो क्या है, ओआर में तो आनी है, अगर वो बिजनेस है, कंट्रोल फ्रॉम इंडिया है, तो फर्स्ट 2 में आएगी, ओआर और एनओआर में, एनआर में नहीं। कंट्रोल भी आउट ऑफ इंडिया सिर्फ ओआर में, अदर इनकम है रेंट की, इंटरेस्ट की, सिर्फ ओआर में। पास्ट की इनकम आज की है ही नहीं, वो इनकम में आनी नहीं। तो रेजिडेंशियल लगा लिया, बेसिक कंसेप्ट एग्रीकल्चर लगा लिया, 5 हेड लगा लिए, सेट ऑफ क्लबिंग कर लिया आपने, और डिडक्शन कर ली। देन आफ्टर आप क्या पढ़ सकते हैं, असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल। उसके बीच भी 115 बीएससी टांग अड़ाएगा, तो उसके कंपैरेटिव क्वेश्चन देखेंगे। फिलहाल मैं ओल्ड रिजीम से रिलेटेड, अब फॉर्मेट देखो तो पेज नंबर 1 ऑफ द नोट, शॉर्ट टर्म अदर सोर्सेज, जीटीए को में से अलग कर लिया, लॉन्ग टर्म 111 ने कैजुअल, क्योंकि उसमें से डिडक्शन नहीं मिलती, वो बता रहा है। और इनकम को 10 रुपए में राउंड ऑफ करते हैं। आपकी इनकम में लास्ट में 6 है तो नेक्स्ट में कर दो, मान लो आपकी इनकम लास्ट में 427 है तो 30 कर दो, 404 है तो छोड़ो, 400 ही कर दो, 4 पे छोड़ो। इनकम 10 रुपए में राउंड ऑफ होती है। टैक्स बनाना है, कुछ चीज पे स्पेशल टैक्स की रेट है वो लगाओ, बाकी पे स्लैब लगाओ। खेती को माइंड में रखो। और लिस्टेड शेयर पे अगर स्टॉक एक्सचेंज के बाहर बेचोगे तो ऑप्शन है इंडेक्स करके गेन आएगा, तो 20 बिना इंडेक्स कितना दे देना, 10 लिस्टेड शेयर में। ओके, तो वो सारा है एग्रीकल्चर को माइंड में रख के। टैक्स, सरचार्ज, एजुकेशन, कोई टीडीएस कटा है तो कम हो जाएगा, इस तरह से बाकी का टैक्स भर देना या रिफंड आ जाएगा। जो टैक्स है वो भी 10 रुपए में क्या होना चाहिए, राउंड ऑफ होना चाहिए। तो ये 2-3 पेज जो स्टार्टिंग के उसकी स्टोरी थी। पेज नंबर 3 पे कुछ बातें और कह रहा है। अगर आपको पार्टनरशिप से इनकम आई तो 10(2) में प्रॉफिट वो ऑलरेडी टैक्स होने की वजह से माफ है। एचएफ या एओपी से इनकम आएगी वो भी ऑलरेडी टैक्स ना माफ है, लेकिन पार्टनरशिप से सैलरी, इंटरेस्ट जितना फर्म को अलाउड है उतना आपकी इनकम है। किस चैप्टर की, पीजीबीपी की इनकम होती है, सेक्शन 40B के अकॉर्डिंग वो बता रहा है। चाय कॉफी ग्रोइंग भी है और मैन्युफैक्चरिंग भी है। रूल 7(7)(a) वो पढ़ते थे ना, रूल 8, उसमें चाय के अंदर 60% एग्रीकल्चर, 40 बिजनेस, कॉफी में भी 60-40, लेकिन कॉफी में अगर कुछ एक्टिविटी नहीं की है तो 75-25, वैसे कुछ ना बोले 60-40 कर देते, क्योंकि कॉफ़ी को रोस्ट करना, चॉकलेट फ्लेवर मिलाना ये ट्रेंड है अपने इंडिया में, तो ऐसा होता है, इसलिए 60-40। रबड़ में 65-35 में डिवाइड करना है, ये चीज़ याद दिला रहा है। फॉरेन की एग्रीकल्चर इंडिया की एग्रीकल्चर नहीं है, इसलिए माफ नहीं है। ओआर आदमी को फॉरेन की खेती आई वो टैक्सेबल होगी, ये रेजिडेंशियल स्टेटस बताता है। 3500 रुपये सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट माफ है पोस्ट ऑफिस का, और उसके अलावा उस पर 10,000 की टीटीए भी मिल सकती है, यानी 13,500 पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग अकाउंट में माफ हो सकता है। पहले 3500 रुपये 10-15 में माफ कर दो, फिर उसके बाद टीटीए में माफ कर दो। और अगर बैंक का है तो उस पे 3500 माफ का रूल नहीं, टीटीए ही मिलेगी सेविंग अकाउंट पे। चलो, अक्रूड इंटरेस्ट आरडी वाले पे टीटीए नहीं मिलती, हाँ टीटीबी मिल जाएगी, एफडी पे सेविंग अकाउंट पे 50,000 तक की मिल सकती है। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, 44 एडीए पढ़ा था ना, 44 एडी। अगर आप प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनाते तो प्रेजम्पटिव बेसिस पे अगर आपको कैश सेल किया तो उसका 8%, और अगर आपने नेट बैंकिंग आरटीजीएस के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वे से पेमेंट ली है तो 6% सेल का आपकी टैक्सेबल इनकम मान ली जाएगी। 44 ए क्या कहता था, वो देखना पड़ेगा कि आपके पास 10 से ज्यादा ट्रक ना हो। हैवी ट्रक है तो वो देखा जाता है 12 टन से ज्यादा कैपेसिटी का है
तो 1000 रुपये पर मंथ पर टन के हिसाब से इनकम निकाल ली जाएगी ईच ट्रक की, 1000 पर मंथ पर टन के हिसाब से जितने टन का है। और अगर लाइट व्हीकल है तो 7500 रुपये पर मंथ सीधा व्हीकल का, ये 44A था। 44AD ये क्या था, प्रोफेशनल की सीधा जितनी भी फीस रिसीट है उसका 50% क्या मान ली जाए, इनकम। ये सब अपन ने पढ़ा था। ओके, और डिविडेंड डोमेस्टिक कंपनी का, म्यूचुअल फंड की इनकम, ये आज की डेट में सारी टैक्सेबल हैं। फॉरेन कंपनी का डिविडेंड हो या डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड हो, सारे के सारे क्या है, पूरी तरह से टैक्सेबल। म्यूचुअल फंड की इनकम भी फुल्ली टैक्सेबल है। पुराने टाइम पिछले सालों में माफ थी। MLMP को जो अलाउंसेस मिलते हैं माफ, लेकिन 115 BAC ले लिया तो वो भी टैक्सेबल होते हैं, माफ नहीं होंगे। ओके, नॉन रेजिडेंट ATC ले सकता है, कई बार डाउट होता है, ले सकता है, कोई रोक नहीं। और ATC पेड बेसिस पे मिलती है, साल में जितना बीमा भरोगे ATC मिल जाएगी। चलो, और सभी लोग रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, इंडिविजुअल और HUF ले सकते हैं। ठीक है, ये देखो पेज नंबर 4 और द नोट्स, 115 BAC में क्या टैक्स की रेट है, सेट ऑफ होगा नहीं होगा, और कौन कौन सी डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो सारी बता रहा है। हम इस पे आएंगे, सेट ऑफ से लेके सारा पेज नंबर 8 तक। फिर पेज नंबर 9, 10, 11 पे अल्टरनेट मिनिमम टैक्स AMT 115 JC, ये उन लोगों पे एप्लीकेबल है जिनको 35AD की या 35CCC नहीं 35AD, या जिनको 80QQB, RRB, JJAA या 10AA SCZ वालों को जो एग्जम्पशन मिलती हैं, उनके लिए क्या है, उस सरकार कहती तुम तो यार एग्जम्पशन ले लेके टैक्स जीरो बनाए बैठे हो, हम ऐसे हमारा कैसे चलेगा। सरकार ने कम से कम एक टैक्स का रूल बना दिया, इतना तो लेंगे ही, 18.5% एडजस्टेड टोटल इनकम का। एडजस्टेड टोटल इनकम कैसे निकलेगी वो ये टॉपिक पढ़ेंगे तो जान लेंगे, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ। उसमें 115 BAC भी साथ में एडजस्ट करके आप देख लेंगे। ओके, अब चलो ये सारे तो दो टॉपिक अपा फिर आ जाएंगे 115 BAC और अल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे। फिलहाल मैं क्वेश्चन एक दो सैंपल करके देखता हूं ताकि आपके माइंड में ये सारा टॉपिक जो है रिवाइज हो जाए कि किस तरह से अपा ने क्वेश्चन करने हैं। देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, इलस्ट्रेशन 1 क्या, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ प्रोफेसर ML बंसल। एक इंडिविजुअल है ML बंसल जो डिसेबल पर्सन है। अच्छा, उम्र भी 67, फायदा ही फायदा, उम्र 67 ईयर होने की वजह से इनको बेनिफिट मिलेगा ओल्ड रिजीम में, रेगुलर में क्या, इनको 3 लाख रुपए तक की स्लैब रेट माफ है। और डिसेबल है तो इनको खुद अगर कमा रहे हैं तो 80U मिल जाएगी 75, सीवियर डिसेबल होते तो 125 मिलती, ये बात है। और ये कह रहा है बंसल साहब ने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है, उनको लगता है जी डिडक्शन लो यार, उम्र का फायदा मिलेगा, पुराने रिजीम में 80U मिलेगी डिसेबल होने की, नए में क्या मिलेगा, तो इसने कह दिया 115 BAC ऑप्ट नहीं किया। प्रोफेशनल इनकम 5.5, हाउस प्रॉपर्टी सोल्व करके दे रखी है 66, शॉर्ट टर्म नॉर्मल वाला 6000, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कुछ ना बोल दे 112 वाला नॉर्मल 20,000, पंजाब स्टेट की लॉटरी ग्रोस दे रखा है 50,000, विनिंग अमाउंट पक्का आपके घर में तो 30% TDS कट के आए होंगे। कितने पैसे आए होंगे आपके घर में, 35,000, 15,000 TDS कटा होगा। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 60,000। NSC में कितने लगा दिए, NSC 8th इशू में 55,000। ये सारा डिटेल है इलस्ट्रेशन 1 में। ओके, आप यहां पे स्लैब रेट इनकम देखो कितनी बनती है। स्लैब रेट प्रोफेशनल इनकम 550 प्लस हाउस प्रॉपर्टी की इनकम 66,000 प्लस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना है 6,000। ये सारी अपन ने इनकम स्लैब रेट वाली लिख ली क्योंकि शॉर्ट टर्म स्लैब में जाता है 550 प्लस 66,000 प्लस 6,000, कितनी इनकम होगी स्लैब रेट वाली, 622 हो गई। ओके, फिर क्या कहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितने रुपए का है, नॉर्मल वाला मानने 20,000, और कैजुअल इनकम लॉटरी जो अदर सोर्सेज में आती है वो ग्रोस करनी होती है, बढ़िया ग्रोस दे रखी है, ये इनकम कितनी है 50,000 रुपये। ओके, एग्रीकल्चर साइड में रखो तो ये क्या गई, ग्रोस टोटल इनकम कितनी 622
प्लस 20 प्लस 50 692 लेस 80C जो NSC खरीदे 55,000 मिल जाएगी, 55,000 मिल जाएगी। इस लॉन्ग टर्म कैजुअल में से नहीं मिलती तो 622 में से तो कोई दिक्कत नहीं है। 80U खुद हैंडीकैप्ड है, कितनी 75 की मिल जाएगी। तो इस तरह से इसकी टोटल इनकम कह लो या टैक्सेबल इनकम कितने की आ गई, इसकी टोटल इनकम या टैक्सेबल इनकम 55,000 कम कर दो, 75,000 कम कर दो, 5,62,000 आ गई। अब इसकी एग्रीकल्चर इनकम भी साथ है। इसकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, एग्रीकल्चर इनकम 60,000 है और ये वाली इनकम 3 लाख से ज़्यादा है। बंदे की उम्र कितनी है 67 ईयर, ओल्ड रजीम 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है। ठीक, 115 BAC ऑप्ट करता ना तो ये दोनों डिडक्शन नहीं मिलती। ओके, तो आप देखो अब इस पे टैक्स कैसे बनाना है। एग्रीगेट करो एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर, टैक्स ऑन कितना एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर 562 प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 60, तो 562 प्लस 60 6,22,000 रुपये पे टैक्स बना दो, कितना बनता है 6,22,000 रुपये। ध्यान से बनाना, 6,22,000 रुपये टैक्स कैसे बनेगा, लॉन्ग टर्म जो 20,000 है उस पर तो 20% बनेगा, ठीक है, और ये जो कैजुअल है 50,000 उस पर बनेगा 30%। जो बाकी बच गया ना 6,22,000 रुपये में 20,000 अलग कर लो और 50 अलग कर लो, बाकी जो 5,52 बच गया उसके ऊपर टैक्स क्या है ऑन 552 लगाओ, 5 लाख अलग कर लो, बाकी पे कितना 20% और 12,501 22,900 का टैक्स। तो आप तीनों टैक्स जोड़ लो, ये कितने रुपए है 4,000 रुपये, ये कितने रुपए है 15,000 रुपये, ये कितने रुपए है 22,900, तो 22,900 15,000 और 4,000 41,900 का टैक्स आ गया। अब आप कहेंगे खेती पे टैक्स है तो इनकम टैक्स कहता है ले माफ कर दे, 60,000 की खेती में अच्छा ठहरो, उम्र का भी हिसाब किताब देखना था आपको। 5,52,000 रुपये टैक्स बनाना है ना, तो 5 लाख से ऊपर वाले पे 20, 3 लाख माफ, 2 लाख पे 5% 10,000, 20,400 आएगा यहाँ 20,400। तो आप बनाएंगे 4,000 प्लस 15,000 प्लस 20,400 39,400 रुपये का टैक्स आ जाएगा। फिर आप कहो 60,000 में 3 लाख जोड़ के 360 पे टैक्स, जो जोड़े हैं 60,000 रुपये वो तो 3 लाख रुपये वो तो माफ हुई हो जाने, 60,000 पे 5% कितना टैक्स लगेगा 3,000, तो A माइनस B तो कितना टैक्स लग जाएगा कम करके 36,400 रुपये का टैक्स लग जाएगा। क्या 87A की रिबेट मिलेगी, नहीं मिलेगी। 36,400 पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ दो, 37,856, ठीक, लेस 36,400 प्लस 4%, इसमें से TDS ऑन लॉटरी कटा होगा कितने रुपए, 50,000 की लॉटरी है तो पक्का उस पर 30% कटा होगा 15,000 रुपये, तो बाकी का टैक्स कितने रुपए आ गया, ये बाकी का टैक्स 22,856, राउंड ऑफ करके टैक्स को 10 रुपये में कितना कह देना 22,860 रुपये। इस तरह से अपने को क्वेश्चन करना है। तो आपको समझ आ गया फर्स्ट क्वेश्चन करते ही कि आपको इस चैप्टर को करना है, तो पिछले चैप्टर आपको क्या करने हैं रिवाइज। जिन लोगों ने अभी रिवाइज नहीं की है तो कोई बात नहीं, जितना समझ आता है जैसे जैसे आप कर लो, जब आप रिवाइज कर लोगे तो इन क्लासेस को फिर से अटेंड कर लेना तो ये क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छे से। एक बार जितना समझ आता है कर लो। समझ आई बात? कोई डाउट इस क्वेश्चन नंबर 1 में? इस तरह से आपको टैक्स का जो कंप्यूटेशन है वो करना है। नॉर्मल कर रहा हूँ, 115 BAC से रिलेटेड क्वेश्चन फिर करूँगा मैं, दोनों को कंपेयर करके भी दिखा देंगे। वैसे बहुत ज़्यादा नॉर्मल रजीम में फ़ायदा रहता है लोगों को, ओल्ड रजीम में, इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन उसी के थ्रू ही किए जाते हैं क्योंकि डिडक्शन वगैरह का बेनिफिट मिलता है। टैक्स की रेट थोड़ी ज़्यादा जरूर हो ओल्ड रजीम में, पर फिर भी फ़ायदा रहता है। चलो इलस्ट्रेशन 2 पढ़ते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में क्या कह रहा है देखना, थोड़ी और प्रैक्टिस होगी। इलस्ट्रेशन 2
काफी सारी इनकम है। मिस्टर एक्स 52 ईयर की एज रखते हैं, होल टाइम डायरेक्टर है एबीसी कंपनी मुंबई में है, ये याद रखना। कह रहा है इनका पर्टिकुलर ये है, टोटल इनकम और टैक्स बनाना है। मिस्टर एक्स हैज नॉट ऑप्टेड फॉर 115 बीएसी, उन्होंने ऑप्ट नहीं किया है। तो सबसे पहले तो इनकी बेसिक पे बनाओ, कितनी बन रही है 16,000 रुपये महीना। तो 12 मंथ्स की कितनी बन रही है 16,000 इंटू 12, 1,92,000 क्या बन रही है ये बेसिक पे। डीपी कितना है, डीपी है डीए इफ वाला, वो कितना है 16,000 ही दे रखा है सैलरी में। इनको सिटी कंपनसेटरी मिला है 1500 इंटू 12 महीने का, कितना 18,000, फुल्ली टैक्सेबल होता है 12 मंथ्स का ये। उसके बाद सेल पे कमीशन ऑन सेल फुल्ली टैक्सेबल होता है, आपको पता है फी कमीशन ऑन सेल सब फुल्ली टैक्सेबल है। नेक्स्ट इनको मेडिकल अलाउंस मिला है, कितना खर्चा हो गया काम का नहीं है, मेडिकल अलाउंस सैलरी का चैप्टर पढ़ना फुल्ली टैक्सेबल है। यूज ऑफ कार किस लिए मिली है, ऑफिशियल यूज मिली है, पर्सनल यूज कुछ है ही नहीं, तो टैक्स कैसा, सिर्फ ऑफिस में चलती है। रेंट फ्री अकोमोडेशन मिला है, मुंबई शहर है तो 15% सैलरी का करना होगा। बेसिक सैलरी 192, डीए इफ वाला तो डीपी वही होती है 16,000, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 18,000, कमीशन ऑन सेल 52,500, मेडिकल अलाउंस 3,000। तो ये सारी चीजें, बेसिक सैलरी, डीपी 16,000 और जो भी टैक्सेबल अलाउंस है वो कमीशन ऑन सेल और मेडिकल अलाउंस 3,000, 281,500 बनता है। इसका आप 15% करें, क्योंकि पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पॉपुलेशन देखनी है कि सिटी पॉपुलेशन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग 10 लाख तक है तो 7.5%, 10 लाख से 25 लाख तक है तो उसके अकॉर्डिंग कर देंगे 10%, फिर उसके बाद 15% चलता है 25 लाख से ज़्यादा है। तो मुंबई की तो बहुत पॉपुलेशन है, तो इसका 42,225 रुपये रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा। आप टोटल करो कि इसकी सैलरी कितनी बनती है, ये ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी बनाओ 192 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 52,500 प्लस 3,000 प्लस 42,225, तो 3,23,000 बनती है। 3,23,725। क्या 115 बीएसी ऑप्टेड है ना, तो 115 बीएसी ऑप्टेड नहीं है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) सेक्शन की 50,000 रुपये मिल जाएगी। तो इसकी टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई, इसकी टैक्सेबल सैलरी बनाओ 50,000 रुपये कम करके 2,73,725 रुपये टैक्सेबल सैलरी। और भी काफ़ी सारी इनकम है तो सोल्व करते चलो ना, जो जो भी इनकम है सोल्व करो। और आगे क्या कह रहा है पढ़ो, कहते हैं इसके पास न्यू दिल्ली में घर है जो 3,000 रुपये किराए पे चढ़ा हुआ है, इसकी म्युनिसिपल वैल्यू 36 है, टैक्स 1,800 रुपये का दिया और 28,000 रुपये का इंटरेस्ट है। तो ऐसा है, तो मान लो हाउस प्रॉपर्टी में बात करें तो जीएवी कैसे आएगी, 3,000 रुपये महीना तुझे किराया आ रहा है 36,000, या फिर म्युनिसिपल वैल्यू कितनी 30,000, ईआरवी 30 आ जाएगी, विच एवरेज हायर कितना आ गया जीएवी 36। म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रहा है, कितने रुपए के म्युनिसिपल टैक्स भरे हैं 1,800 रुपये के, तो यहाँ से एनएवी कितनी आ गई 36,000 में 1,800 कम कर दो 34,200 आ गई। इसमें स्टैच्यू रिडक्शन दे दो 30%, 34,200 का 30% 10,260, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन भी है कितने रुपए का 28,000 का। हाउस प्रॉपर्टी की यहां से इनकम निकाल लो, कितनी आप देखो कितनी बनेगी कम करने के बाद 4,060 हाउस प्रॉपर्टी किस में आ गई, लॉस में आ गई। कोई बात नहीं, क्या हाउस प्रॉपर्टी का लॉस सैलरी से कट सकता है, बिल्कुल कट सकता है, देख लेंगे। फिर कहता है रिपेमेंट ऑफ हाउसिंग हाउस बिल्डिंग लोन टेकन फ्रॉम फ्रेंड 15,000, LIC से 18, भैया LIC से लिया है ना, हाउसिंग लोन की पेमेंट LIC से लिया है तो उसकी तो डिडक्शन मिल जाएगी ATC में 18,000, लेकिन दोस्तों वाले पे नहीं मिलती, आपको पता है। चलो उसके बाद क्या कहता है, कहते हैं इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी, अदर सोर्सेज में चलूं, अदर सोर्सेज के चैप्टर में चलो, क्या कहता है इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडी,
बैंक एफडी, बंदे की उम्र 52 साल है, एज 52 ईयर, ओके, सीनियर सिटीजन नहीं है। एफडी का इंटरेस्ट कितने रुपए का है, फुल्ली टैक्सेबल 1000 रुपये। फिर कह रहा है डिविडेंड फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, कोई हो फॉरेन डोमेस्टिक, सारे डिविडेंड टैक्सेबल है। इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड फुल्ली टैक्सेबल है, कितने रुपए, इनकम फ्रॉम म्यूचुअल फंड नहीं, डोमेस्टिक कंपनी का 1000 है, 1000 ये है। पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट अप टू 3500 माफ होता है, इसलिए जाने दो, सेक्शन 1015 में ये पढ़ा था, ओके। तो उसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ भी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, सेक्शन 1015 के अंदर माफ था। आगे चलो, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो टैक्स फ्री ही होती हैं, प्राइवेट सेक्टर में कोई टैक्स फ्री नहीं होती। इंटरेस्ट आईडीबीआई का इंटरेस्ट है बैंक का, आईडीबीआई कौन सा अकाउंट है नहीं बताया, बॉन्ड बूंड है कोई 10,000, कोई सेविंग अकाउंट नहीं है, बॉन्ड है कोई, चलो 10,000 रुपये। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितने रुपए का है, डिवेंचर का इंटरेस्ट कंपनी से आया 80,000। फिर कहता है डोनेशन टू नेशनल डिफेंस फंड है, एक्सपेंडिचर है, कई तरह की डिडक्शन है। अदर सोर्सेज बोलो कितना आ गया, अदर सोर्सेज 2000, अदर सोर्सेज की इनकम निकाल लो 92,000 आ गई। तो आप देखो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस तो कट जाएगा 4060, अदर सोर्सेज की इनकम आ जाएगी 92,000। तो आप मुझे बताओ ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई, 2,73,725 प्लस नहीं माइनस 361,665 की क्या आ गई, ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी, इसमें से डिडक्शन देनी है। चलो पढ़ता हूं नीचे, डाटा है डोनेशन फ्रॉम नेशनल डिफेंस फंड 1000 रुपये, क्या मिल जाएगी 80G मिल जाएगी, क्योंकि कैटेगरी ए में 1000 रुपये दान दिया नेशनल डिफेंस फंड में, तो 1000 रुपये की डिडक्शन मिल जाएगी, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो लिमिट वाला दान ही नहीं है, एडजस्टेड जीटीआई निकालनी नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस भरा तो कौन सी मिलेगी 80D, खुद और वाइफ का चेक से भरा 80D। हेल्थ इंश्योरेंस पे कितनी मिल जाएगी 80D, हेल्थ इंश्योरेंस पे 7590 रुपये मिल जाएगी, ओके। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हैंडीकैप डॉटर, तो 80DD मिल जाएगी ना, हैंडीकैप डॉटर का इलाज करवा रहा है तो कितनी मिल जाएगी, फिक्स है 75,000 रुपये मिल जाएगी, ओके। नेक्स्ट कहता है डिपॉजिट इन जीवन निधि पेंशन प्लान, LIC का 80CCC मिलेगी, जीवन निधि प्लान है पेंशन प्लान, भारत सरकार का होता तो वो नोटिफाइड पेंशन स्कीम होती, CCD मिलती, तो ये LIC का पेंशन प्लान है, कितने रुपए, जीवन निधि पेंशन प्लान 10,000, कौन सी मिलेगी CCC, किसी इंडिविजुअल को मिलती है। इन्वेस्टमेंट इन LIC यूलिप और कहाँ जमा करवाया, NSS स्कीम में, तो कितने रुपए, इन सब चीज़ों में मिलाया तो 45,000 रुपये बनते हैं, 80C मिलेगी। फिर कह रहा है MBA रेगुलर कॉलेज की भी फीस, MBA ट्यूशन फीस बच्चे की, इंडिया में पढ़ते हो मैक्सिमम 2 बच्चों की मिलती है, कितनी होगी 20,000। फिर कहता है PPF में डिपॉजिट करवाए तो उसकी भी 80C मिलती है, तो 1 लाख प्लस 18 प्लस 45 तो 1,63 बनती है, लेकिन आपको पता है मैक्सिमम 80C कितनी हो सकती है 1.5 लाख, पर इन दोनों का टोटल भी आपको पता है 80CCE क्या कहेगा, दोनों का टोटल तो बनता है 160, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कितनी मिल सकती है CCE में 1.5 लाख, तो 80CCE ने रोक दिया, सारा खेल खराब कर दिया, पेंशन प्लान का कोई फायदा नहीं होता। टैक्सेबल इनकम कितनी आ जाएगी, 361,665 में से 1000, 75, 90, 75,000, 1.5 लाख कम करते हो तो 128,075 आ जाएगा। राउंड ऑफ करके इसको आप कितना कह देना 128,080, इस तरह से टोटल इनकम आ गई। समझे बात, पिछले चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हों, अदर सोर्सेज का थोड़ा सा यूज़ है, थोड़ा सैलरी का, डिडक्शन का तो बहुत यूज़ है,
डिडक्शन का चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो ये चैप्टर होने वाला नहीं है। डिडक्शन का बहुत जबरदस्त यूज है, इसीलिए हमने डिडक्शन ऑलरेडी बड़ा वास्ट करवाया। मैंने 50 क्वेश्चन करवाए डिडक्शन के, कोई भी बुक में इतने क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि अगर मैंने डिडक्शन पे अच्छा फोकस इसीलिए किया, डिडक्शन कर ली तो असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल में समझो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी तो हेड तो ब्रीफ है, सैलरी कितना डिटेल है, ब्रीफ है, अदर सोर्सेज ब्रीफ है, थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, हाउस प्रॉपर्टी ब्रीफ है, चल जाएगा। डिडक्शन में गलती ना हो, डिडक्शन बहुत अच्छे से की आपने, ठीक है। तो इस तरह से बल्कि आपके पिछले सिलेबस की क्या हो जाती है, बहुत बढ़िया रिवीजन हो जाती है। ये चैप्टर करने से पिछला सारा सिलेबस एक साथ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया। चलते हैं और आगे, कोई डाउट इसमें तो बताओ। लिखा था 115 BAC ऑप्ट नहीं किया, नेक्स्ट क्लासेस में 115 BAC के विदाउट ऑप्टिंग और विद ऑप्टिंग दोनों कंपैरेटिव क्वेश्चन भी अपन स्टडी करेंगे, हर क्वेश्चन में नहीं कर रहे क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है। चलो इलस्ट्रेशन 3 भी देख लेते हैं क्या कह रहा है प्रैक्टिस के लिए। परवीन जिनकर आदमी ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू दिल्ली में नौकरी करता है, इसकी सैलरी 30,000 रुपये महीना है, तो वही बेसिक सैलरी 30,000 रुपये महीना है, तो 12 मंथ्स की कितनी होगी इसकी, 3,60,000 रुपये की सैलरी होगी। ओके, आगे कहता है जी इसको बोनस मिलता है 6 महीने की सैलरी के बराबर, तो 6 महीने की सैलरी के बराबर बोनस मिलेगा तो कितना मिल जाएगा, 180। इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है 2500 रुपये महीना, 12 महीने का कितना, 30,000। फिर कहता है कि इसको खाली घर मिला है, घर पे मैं आता हूं पहले और देखो, मेडिकल बिल एम्प्लॉयर ने 20,000 पर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज हो या अप्रूव्ड हॉस्पिटल में माफ है। लेकिन रेंट फ्री अकोमोडेशन का पढ़ना क्या सीन है, कहता है इसको खाली घर मिला है, अनफर्निश्ड हाउस एम्प्लॉयर ने 2,000 रुपये महीने पे दिया है, और कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी किराया दे रही है 20। अच्छा, ये इनका अपना घर नहीं, हाउस क्या है, हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, ये घर एम्प्लॉयर ने खुद किराए पे लिया है, तो उसमें पॉपुलेशन नहीं देखते। क्या रूल था, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना मालिक ने किराया भरा, या 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, मालिक किराया दे रहा है 20,000 रुपये महीना उस घर का, कितना, कंपनी वाले 240, या फिर 15% सैलरी, सैलरी में आ गई बेसिक सैलरी, डीए है नहीं, बोनस कितना 180 प्लस अलाउंस 30, एंटरटेनमेंट फुल्ली टैक्सेबल। सरकारी आदमी को तो 16(2) की डिडक्शन मिलती है, पर ये तो कंपनी लिमिटेड का एम्प्लॉई है, सरकारी नहीं है, तो कोई डिडक्शन नहीं। 5,70,000, इसका 15% करना 85,500, या फिर कितना 240, दोनों में से कम क्या है 85,500। अब देखो मालिक ने फ्री नहीं दिया, 2,000 रुपये महीना सैलरी में काट लिया, तो कंसेशनल है 24,000 काट लिया, 61,500 रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना आ गया, 61,500। आगे चलो, इसकी कंपनी ने इसके अकाउंट में पीएफ में 2,000 रुपये डाला है, इसको, अच्छा इसका खुद का, इसका खुद का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 2,000 है, तो उसकी क्या मिलेगी इसको, एटीसी ऑन कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ। आरपीएफ में खुद डाल रहा है ये 2,000 रुपये महीना, 12 महीने के 24,000 रुपये इसको एटीसी मिल जाएगी। कंपनी ने कितना डाला, इक्वल, तो एक्सेस तो नहीं है, एक्सेस कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी ओवर 12%, तो आपकी कंपनी ने 2,000 रुपये महीना डाला, इक्वल अमाउंट 24, माइनस 12% बेसिक सैलरी 360, डीए इफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है नहीं, कमीशन है नहीं, तो 360 का 12% बहुत बनता है, लिमिट के अंदर ही मामूली सा किया एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट माफ। और जो इंटरेस्ट है वो 9% है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ 9.5% तक माफ होता है, तो ये क्या है 9% है, छोड़ो। तो ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई यहाँ पे परवीन की, 360 बेसिक, 180, 30,000, 61,501, 6,31,500 रुपये, लेस कर दो 16,1A की क्या
16(1)(a) की 50,000 रुपये की डिडक्शन कम कर दो। 16(1)(a) की 50,000। अगर 115 BAC ऑप्ट करता तो नहीं मिलती, तो 115 BAC क्वेश्चन में लिखा है नॉट ऑप्टेड। तो चलो इसको एंटरटेनमेंट की डिडक्शन नहीं, तो टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई इसकी टैक्सेबल सैलरी कम करके देखो 581,500 रुपये की, तो क्या आ गई सैलरी। चलो रेंट फ्री अकोमोडेशन में कोई डाउट है? रेंट फ्री अकोमोडेशन में, रेंट फ्री अकोमोडेशन रिवीजन हो रहा है आपका, सैलरी के चैप्टर में किया था आपने। चलो क्या कहता है इसके बाद, इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, वो किस चैप्टर की इनकम है? अदर सोर्सेज। इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, टैक्स फ्री लिखा होता तो छोड़ता, वरना फुल्ली टैक्सेबल है। कितने रुपए इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटी? 60,000 अदर सोर्सेज में आएगा। नेक्स्ट कहता है किसने घर बेचा? घर बेचा 1 जून 20 को 180 का, खरीदा है 2002-3 में, तो सेल ऑफ हाउस कितने में बेच दिया? आपका सेल कंसीडरेशन है 180। आपकी कॉस्ट को इंडेक्स कर लेने की जरूरत है क्योंकि बड़ा पुराना है। कितने का? 75,000 का इंडेक्स करो 301 अपॉन में 105, तो इंडेक्स करोगे 75,000 रुपये को, 75,000 इंटू 301 बटा में 105, तो 2,15,000 आ गया। कम करें तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने रुपए आ गया? 35,000 रुपये का लॉन्ग टर्म। पर लॉन्ग टर्म लॉस तो कहां से कटता है? सेट ऑफ का चैप्टर पढ़ा आपने, लॉन्ग टर्म गेन से ही कटेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कहीं और से नहीं कटता, ये बात आपने पढ़ी थी। चलो नेक्स्ट, एक और घर बेचा है, 1/4/20 को बेचा है जून 18 में। देखो 1 जून 18 से 1 जून 19, 1 जून 20, 1 जून 20 को 2 साल होने थे, ये तो 1 अप्रैल 20 में बेच दिया, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आने वाला है ऑन हाउस। कितना? क्योंकि ये 1 साल और 8-9 महीने बाद ही बेच दिया। 38 का खरीदा था, कितने का बेच दिया आपने? 50। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना आ गया? 12,000। क्या ये कटेगा? ना, कैरी फॉरवर्ड। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म गेन से कटता है, किसी और हेड से नहीं, शॉर्ट टर्म से भी नहीं। इसे क्या कर दो? कैरी फॉरवर्ड। शॉर्ट टर्म गेन सिंपल वाला 12 आ गया। इनकम फ्रॉम टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड, इंटरेस्ट ऑन टैक्स फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड, तो टैक्स फ्री होते हैं सरकार के माफ। पीपीएफ में जमा करवाया, पीपीएफ का इंटरेस्ट आता माफ, लेकिन डिपॉजिट करवाओगे तो उस पर क्या मिलेगी? एटीसी। कितने रुपए? 10,000। फिर कहता है दान दून दिया इसने, वो देख लूंगा। एटीसी कितने की बनती है इसकी? 34,000। तो आप पहले हेड वाइज इनकम बनाओ कि इसकी टैक्सेबल सैलरी ये थी, इसकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम कितनी है? 12,000, इसकी अदर सोर्सेज की इनकम कितनी है? 60,000, अदर सोर्सेज 60। ये तो लॉस कैरी फॉरवर्ड होना हो जाएगा। ग्रोस टोटल इनकम बनाओ, कितने रुपए की बनती है इसकी ग्रोस टोटल इनकम, उसका टोटल कर लेने की जरूरत है। करो कितनी बनती ग्रोस टोटल इनकम? 5,81,500, 12,000 और 60,000, 6,53,500 की जीटीआई बनती है, जिसमें से मैं इसको एटीसी देने जा रहा हूं कितने रुपए की? 34,000 की एटीसी। एटीसी तो 34,000 की दे दी, लेकिन नीचे आओ थोड़ा पढ़ो, दान दिया प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में, तो ये तो कौन सी कैटेगरी में जाता है? ये दान एटीजी की कैटेगरी ए में, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में दान दे दिया। कितने रुपए? 2,000 रुपये। फिर कैटेगरी सी में दे दिया फैमिली प्लानिंग के लिए, कितने रुपए दान दे दिया फैमिली प्लानिंग के लिए? चेक से 2,500 रुपये। तो चलो देखते हैं और देखना है एक बार। 25,000 मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा, स्पेसिफाइड डिजीज है दादाजी को, ग्रैंडफादर को 70 साल की उम्र है, तो इनको संभालने पे, इनके इलाज करवाने पे 80DD मिलेगी। सीनियर सिटीजन के लिए तो लाख रुपए मिल सकती है, यहाँ तो 25 का खर्चा है, 25 मिलेगी, लेकिन नहीं मिलेगी क्योंकि ग्रैंडफादर फैमिली में कवर नहीं थे। 80DD में खुद डबल डी में खुद नहीं है, 80U मिलती है खुद का हैंडीकैप्ड हो तो। बाकी स्पेसिफाइड डिजीज सबके लिए सेम है, खुद के लिए भी परिवार के लिए भी। 40,000 रुपये एक्चुअल खर्च विच एवर इज लेस, सीनियर सिटीजन है तो लाख रुपए, ये एक्चुअल खर्च विच एवर इज लेस। तो वो डिडक्शन में फैमिली का मतलब खुद, वाइफ, बच्चे जो हैं डिपेंडेंट, वाइफ, बच्चे डिपेंडेंट, ब्रदर सिस्टर और पेरेंट्स, बस
ग्रैंड पेरेंट्स उसमें नहीं थे, इसलिए 80 डबल डी का ख्याल, डबल डी बी का ख्याल फॉर ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के लिए नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, ग्रैंडफादर फैमिली में कवर नहीं थे, इसलिए छोड़ दो। चलो एडजस्टेड जीटीआई बताना कितनी आती है एडजस्टेड जीटीआई। जीटीआई 653,600 माइनस लॉन्ग टर्म कोई है ना, कोई इसमें शॉर्ट टर्म 111 है ना, अदर डिडक्शन है एटीसी 34,000 बस। तो 653,600 माइनस 34,000, 6,19,600 का आपको डी कैटेगरी तो जीरो ही है, तो इन दोनों का टोटल 2500 या फिर 10% किसका 6,19,600 का तो बहुत बनता है 61,960, तो क्वालिफाइंग क्या आ गया 2500। तो 80G कितने की मिल जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। 80G कैटेगरी ए वाला दान है कितना 2000 की 2000, और जो वो 2500 है उसकी भी 100% 2500 की 2500, तो 4500 की 80G मिल गई आपको। तो 6,53,500 में 34,000 कम कर दो, 80G कम कर दो, तो टोटल टैक्सेबल इनकम कितने रुपए की आ गई 6,15,000 रुपए की। समझ आया क्या ये क्वेश्चन, बोलो। दादाजी के लिए डबल डीबी नहीं मिलनी, अब ये याद रखने की बातें हैं। अब ये इतना वास्ट है इनकम टैक्स, देखो आप पढ़ो, जीएसटी कुछ भी नहीं है इसके आगे, लेकिन इनकम टैक्स का तो हर चैप्टर रिलेटेड होता जा रहा है। जीएसटी आप पढ़ोगे उसमें ऐसा कुछ नहीं है, थियोरेटिकल बेस ज़्यादा है, बहुत कम है, और ये बहुत ज़्यादा है 60 मार्क्स के लिए, बहुत ज़्यादा है। और फिर हम इसको लाइटली भी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपके सीए लाइफ में बड़ा काम आना है। जो बच्चे ने इंटर में अच्छे से ना टैक्स पढ़ा ना, सेक्शन वाइज सेक्शन के साथ ना पढ़ा, तो फाइनल में सेक्शन याद ही नहीं होने उससे। इसलिए ये अपा हर सेक्शन को पढ़ते जा रहे हैं, शुरू से काफ़ी हद तक सेक्शन पढ़े हैं अपने, और काफ़ी डिटेल में चैप्टर किया अपने, आईसीआई के क्वेश्चन और एक्स्ट्रा काफ़ी क्वेश्चन। क्योंकि वैसे भी अगर आप सीए बन गए और इनकम टैक्स ही ना आए बच्चे को अच्छे से, सीए बन के भी वो नॉलेज किस काम की, फिर सीए बन के काम क्या करोगे आप, प्रैक्टिस तो इनकम टैक्स में करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब इनकम टैक्स पे होल्ड एज अ सब्जेक्ट ना मानो इसे, आप क्या जो करियर के लिए बेटर है अगर इस पे होल्ड होगा आपका, तो इसलिए अच्छे से करने की ज़रूरत है। समझ आइए। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, From the following information, compute taxable income, agricultural income, tax payable for RAM for assessment year 21-22। assessee ने 115 BSc ऑप्ट नहीं किया है, चलो 115 BSc ऑप्ट नहीं किया इस बंदे ने, इसका टैक्स बनाना है वो देखते हैं। इनकम फ्रॉम बिजनेस लेटिंग साइकिल ऑन हार, तो ये पीजीबीपी की इनकम है, साइकिल किराए पे देता है, साइकिल लेटिंग आउट बिजनेस काम है, हिल स्टेशन पे या फिर गोवा साइड बीच एरिया में साइकिल थोड़ा आप अपना थोड़ी लेके जाएंगे, आप तो प्लेन से जा रहे हैं ट्रेन में जा रहे हैं, तो किराए पे मिल जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो वो इनकम है, बिजनेस है 440। फिर कहता है लीज रेंट आया, लैंड है, टेनेंट को दी, खेती के लिए 48, वे तो कौन सी इनकम में आएगा, एग्रीकल्चरल इनकम में। चल लो क्या है, रेंट, लीज रेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जमीन किराए पे दी है 48,000 पे, क्या है 48,000 अपने को रेंट आया जमीन से। सेल ऑफ क्रॉप, सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, फसल बेची आपने, कुछ फसल आप उगाते होंगे, वो आया 48,000 किराया आया। फिर कहता है सेल प्रोसीड ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, सेल ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड कहाँ पे है, सेल ऑफ एग्रीकल्चर लैंड कहाँ पे, इन विलेज, आप याद होगा आपको सेक्शन 214, इसे कहता है नॉट अ कैपिटल असेट। ये रूरल एग्रीकल्चर लैंड है, कैपिटल असेट ही नहीं है, नो कैपिटल गेन विल अराइज, इस पे कोई कैपिटल गेन नहीं आएगा। गांव में खेती की जमीन बेचने पे कैपिटल गेन नहीं आता, क्योंकि वो कैपिटल असेट नहीं है।
पर्सनल यूज़ की चीज़ें भी कैपिटल असेट्स नहीं है, दुकान का स्टॉक भी कैपिटल असेट्स नहीं है, तो ये कैपिटल गेन नहीं आएगा। पर इस पैसे को बेच के जो पैसा है 21, इसने बैंक में एफडी करवा दी, उस पर क्या है, किसी कंपनी में एफडी करवा दी, कंपनी से इंटरेस्ट आया 18,000, वो थोड़ी माफ है, वो तो कहाँ जाने वाला है, अदर सोर्सेज में, इंटरेस्ट फ्रॉम कंपनी। कौन से पैसे से इंटरेस्ट आया, वो इंटरेस्ट तो खेती नहीं है ना, इंटरेस्ट तो कंपनी में पैसे जमा करवाए उसका है, अदर सोर्सेज में आएगा। इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन पीपीएफ आप सब जानते हैं माफ होता है। ओके, सैलरी रिसीव एज अ पार्टनर फ्रॉम फर्म ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी, जो वो फर्म है उगाती भी है बनाती भी है चाय, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी, तो आपको वहां से सैलरी आई, कितनी सैलरी आई, 36,000, तो 60% तो एग्रीकल्चर इनकम में जाएगी, क्योंकि चाय की इनकम 60-40 की रेशो में डिवाइड होती है, तो 21,600 इधर आ जाएगी। 40% बिजनेस की इनकम मानी जाती है। सैलरी फ्रॉम फर्म जो क्या करती है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टी करती है, 36,000 का 40% बिजनेस इनकम होगी 14,400, 60% एग्रीकल्चर में चला गया। प्रॉफिट फ्रॉम अबव फर्म माफ है, प्रॉफिट फ्रॉम फर्म क्या होता है, कोई सी भी फर्म हो माफ है या टैक्स लग चुका है, 10(2)A में वो ऑलरेडी टैक्स है, 10(2)A कहता है माफ है, ये अपन ने पढ़ा हुआ है पहले भी। नेक्स्ट, और कहता है जी जमीन से इनकम तो आई लेकिन उस पे एग्रीकल्चर के खर्चे भी हैं, एग्रीकल्चरल एक्सपेंसेस कितने हैं, कहता है जी स्टेट गवर्नमेंट ने कोई टैक्स, भारत सरकार तो टैक्स नहीं लेती, लगान वगैरह लगा है स्टेट गवर्नमेंट का, वो बीज खरीदा है 1,000 रुपये का वो, फिर कहता है कि बिजली का बिल लेबर को दिए 10,000 रुपये वो, फिर कहता है जी ट्रैक्टर चलाया किराए पे लेके खेती के लिए, वो किराया, सब खेती के खर्चे हैं 6,000, 1,000, 10,000 और 2,500, खेती के खर्चे 19,500 हैं। तो आप मुझे बताओ कि इसकी एग्रीकल्चरल इनकम कितनी आ जाएगी, खेती का किराया, फसल की इनकम और सैलरी चाय उगाने और बनाने वाले से 21,600 माइनस 19,500, 80,100 कौन सी इनकम आ गई, एग्रीकल्चर की इनकम आ गई 80,100, 80,100 एग्रीकल्चर इनकम आ गई। चलो तो फिलहाल पीजीबीपी की इनकम कितनी है, पीजीबीपी की जो इनकम है वो है 440 प्लस 14,400, 4,54,400। अदर सोर्सेज आपके सामने हैं, तो जीटीआई कितनी आ गई, 18,000 जोड़ दो तो ये 4,72,400। क्या कोई डिडक्शन के लिए कुछ किया है, नहीं, तो टैक्सेबल इनकम भी 4,72,400 आ गई। अब आपको पता है ये इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, और वो क्या है 80,100, वो क्या है खेती की 5,000 से ज्यादा, तो बंदे की उम्र ना लिखी हो तो आपको नॉर्मल रूल लगाना है। तो टैक्स कैसे लगेगा, टैक्स ऑन 4,72,100 प्लस 80,100 पे टैक्स लगाओ, 4,72,400, 400 है, 4,72,400 और 80,100, 5,52,500 पे टैक्स लगाना। ध्यान से, बंदे की एज नॉर्मल मान लो 60 लेस देन 60, 5 लाख से ऊपर वाले पे 20% और 12,500 5 लाख तक 23,000 का टैक्स हो गया। फिर आप कहते हो जी मेरी तो खेती पे लगा दिया, इनकम टैक्स कहता है टैक्स ऑन एग्रीकल्चर कितनी है तेरी 80,100, अपनी ओर से 2.5 लाख जोड़ ले, 30,100 पे टैक्स बना दे, कितना बनता है 3 जो 80,100 है उस पर 5% बनेगा 4,005। तो स्टेप सी ए माइनस बी कितना 23,000 माइनस 4,005 कितना टैक्स बन गया, ये टैक्स बन गया आपका 18,995 रुपये, 18,995। अब स्टेप डी, क्या 87A की रिबेट मिलेगी, हाँ ये इंडिविजुअल रेजिडेंट मानो, रेजिडेंट इंडिविजुअल, और इसकी टोटल इनकम लेस देन इक्वल टू 5 लाख है। हाँ जोड़ के नहीं देखनी, ये देखो टोटल इनकम क्या है 4,72,400 है, तो 12,500 की मिल जाएगी, जोड़ के नहीं देखते, ये फर्स्ट चैप्टर बेसिक कंसेप्ट से पढ़ते आ रहे हैं आप। 18,975 में से ये कम कर दो कितने 12,500, तो ये कितना रह गया 6,495 रुपये रह गया। बोलो
अब इस पे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ो, क्योंकि सरचार्ज तो 50 लाख के बाद लगता है, तो आप इसमें 4% जोड़ो तो 6754.80। तो आप इस पे टैक्स जो है 6750 रुपये का टैक्स भर देंगे। समझ आया? ये अच्छा क्वेश्चन है। बोलो कोई डाउट? एग्रीकल्चर का दूसरी बार यूज किया है मैंने, इतना काफ़ी है याद रखने के लिए कि हाँ ऐसा कुछ हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था। इतना करके याद आ जाता है बंदे को, अगर आपने पुराना पढ़ा हुआ अच्छे से। नहीं पढ़ा हुआ तो स्पीडली पढ़ लो, 5-7 दिन में रोज 1-2 दिन करके एक हेड पढ़ लो, तो 10-15 दिन में हेड पढ़ लोगे, फिर ये चैप्टर पढ़ लेना, आराम से समझ आ जाएगा। टाइम लगाओ इनकम टैक्स पे, बस रिवाइज करते रहो। जितनी बार बार पढ़ोगे ना तो ही याद रहेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम जल्दी इसका टेस्ट भी कंडक्ट कर लेंगे, उससे थोड़ा आपको एक हैबिट बन जाएगी रिवीजन की। तो आप रिवीजन करो, ठीक है, बुकलेट से, तो बनेगी बात। समझ आइए? क्वेश्चन नंबर 6 देखें। चलो 6 पे चलता हूं। इलस्ट्रेशन 6, कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर माधवन। मिस्टर माधवन की टैक्स लायबिलिटी बनानी है। हाउस प्रॉपर्टी सोल्व करके दे रखी है, कितने रुपए? 270, देख लूंगा। बिजनेस की इनकम 190 है, लेकिन पिछले साल का लॉस है, अभी एडजस्ट करना है। बिफोर एडजस्टिंग लॉस, लास्ट ईयर का, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन। अच्छा नहीं, करंट ईयर का डेप्रीसिएशन 30, पिछले साल का लॉस 70 और पिछले साल का डेप्रीसिएशन 140 है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ज्वेलरी पे 160 है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन एक्विजिशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। अच्छा, जो एग्रीकल्चर लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर ले तो उस पर तो सेक्शन 1037 में क्या है, माफ है ना। एग्रीकल्चर लैंड और शहर में और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर कर ले तो सेक्शन 1037 क्या कहता था, याद होगा, कैपिटल गेन में माफ कर देता था अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्वायर करे तो। ओके, डिवेंचर पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए का है। और इनकम फ्रॉम ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी की इनकम, ग्रोइंग, क्वेश्चन नंबर 6, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी की जो इनकम है लाख रुपए, इसके आपको पता है 2 टुकड़े होते हैं, एग्रीकल्चरल इनकम और बिजनेस इनकम। 60% एग्रीकल्चर, 40% बिजनेस। 60,000 एग्रीकल्चर, 40,000 की क्या होगी, बिजनेस इनकम होगी, ये आप जानते हो। ओके, इसने दान दिया है 35,000 रुपये चेक से लोकल अथॉरिटी को फैमिली प्लानिंग के लिए। चलो, फिर कहता है इसने अपना कार का बीमा करवाया, क्या करूं, कार का बीमा करवाया तो वो पर्सनल कार है, ऊपर से कह रहा है वो कुछ नहीं होगा, बिजनेस की कार तो बिजनेस के खर्चे में आती है। पर्सनल कार का बीमे की कोई डिडक्शन मिलती है क्या? LIC की मिलती है, मेडिकल इंश्योरेंस की मिलती है, पर्सनल कार के इंश्योरेंस की कोई डिडक्शन है? नो डिडक्शन ऑन पर्सनल कार इंश्योरेंस। पर्सनल कार के इंश्योरेंस पे कोई डिडक्शन नहीं मिलती, आप जानते हो। चलो, वेयर कह रहा है LIC के पेंशन प्लान में डाला, उस पे 80CCC मिल जाएगी। माधवन ने 115 BAC ऑप्ट नहीं किया है, 115 BAC नॉट ऑप्टेड। तो शुरू करो कि पहले तो प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितने दे रखे हैं, 190। ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉफी से आ गया बिजनेस का शेयर, बिजनेस का शेयर कितना आ गया, वहां से आ जाएगा 60,000, 40,000, 2,30,000 हो गए, 40। आप ये जानते हो कि ये तो खेती हो जाएगी 60, ये 40,000 बिजनेस की इनकम होगी 230। इसमें पहले करंट ईयर का डेप्रीसिएशन काटो, कितने रुपए का करंट ईयर का, 30। फिर आप पिछले साल का ब्रॉट फॉरवर्ड बिजनेस लॉस काटो, सेट ऑफ के चैप्टर में लेके जा रहा है, प्रायोरिटी ऑफ सेट ऑफ करते थे ना, पिछले साल का लॉस। डेप्रीसिएशन का क्या है, वो तो कहीं और से भी कट जाएगा, तो कितना रह गया, 130। अब यहां से ब्रॉट फॉरवर्ड अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन काटो, 130। अब पंगा यह है कि डेप्रीसिएशन कितना बच गया, 10।
अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन कितना बच गया, 140 था लास्ट ईयर का, 130 एडजस्ट हो गया, एडजस्टेड कितना बच गया 10। ये अब आपकी चॉइस है ये कहां से काटना है ये देख लेंगे अपन। और इनकम कौन कौन सी इसकी, एक तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है कितने रुपए, 2,70,000, ठीक है। और क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इसी में जोड़ दो, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन स्लैब रेट में जाता है 1,60,000, तो ये है। और एक और इनकम है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी स्लैब रेट वाली इनकम कितनी है इसकी, स्लैब रेट वाली इनकम 430 होगी क्या, 270 प्लस 160, 4,30,000। अब आप देखो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है यहां पे बोला डिवेंचर वाला, डिवेंचर वाला कितने रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख। अब सवाल ये उठता है कि आपने ये जो 10,000 का वो देखना 1037 सेक्शन याद रखना, क्या, एग्रीकल्चरल लैंड एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट, एक्वायर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये एग्जम्प्ट है कैपिटल गेन, एग्जम्प्ट कैपिटल गेन, उस पे कैपिटल गेन माफ है, इसलिए मैं उस कैपिटल गेन को नहीं पढ़ रहा। जो ये कह रहे ना 40,000 रुपये पब्लिक इंटरेस्ट में सरकार ने एक्वायर की वो छोड़ दी, कॉफ़ी की खेती की अलग कर ली, बिजनेस की यहाँ ला जोड़ी। तो अब देखो मुझे 10,000 का डेप्रीसिएशन एडजस्ट करना है, कहाँ से करूँ, चॉइस इज योर्स, बिल्कुल सारे ऑप्शन खुले हैं, यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो, चॉइस आपकी। ऐसा है यहां से करोगे तो ये इनकम तो 5% स्लैब की है, ध्यान से देखो 4,30,000 5% स्लैब में जाएगा, और लॉन्ग टर्म पे लगना है 20% टैक्स, तो बेटर है डेप्रीसिएशन कहां से कर लूं, अनएब्जॉर्ब डेप्रीसिएशन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से सेटअप कर लूं, तो ये आपके फायदे की बात है। इसे आप कहां से एडजस्ट कर लो, एडजस्टेड आउट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टू सेव टैक्स। आप करके देखना चाहो तो इसमें से भी करके देख लो 10,000 स्लैब रेट वाली में से, क्योंकि डेप्रीसिएशन के लिए ऑप्शन खुले हैं, कहीं से भी हो सकता है, अगले साल भी कहीं से हो सकता है सैलरी छोड़ के, यहां से भी कर सकते हो, यहां से करोगे फायदा है क्योंकि इस पे 20% टैक्स है। चलो आपकी ग्रोस टोटल इनकम कितनी आ गई, 4,30,000 प्लस 1,90,000, 6,20,000 का लॉन्ग टर्म ये ग्रोस टोटल इनकम आ गया। अब ये क्या कहता है यहाँ पे, LIC के पेंशन प्लान में डाले लाख रुपए तो कौन सी मिल जाएगी, यहां देख लो ऊपर ले आता हूं, ग्रोस टोटल इनकम 6,20,000, इसमें 80CCC मिल जाएगी लाख रुपए पेंशन प्लान की। अब देनी है मुझे ATG, और आप ये बहुत अच्छे से जानते हो कोई भी डिडक्शन लॉन्ग टर्म में से नहीं मिलती, नो डिडक्शन, इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलती, इसमें से डिडक्शन मिलती है। तो ये 80C से 80C टू 80U इसमें से ही मिली लाख रुपए। अब ATG दान कौन सी कैटेगरी में दिया है, दान दिया है 35,000 रुपये फैमिली प्लानिंग के लिए लोकल अथॉरिटी को, तो कैटेगरी C के लिए मुझे क्या चाहिए, एडजस्टेड GTI चाहिए। GTI कितनी, 620 में लॉन्ग टर्म 190 का अलग कर लो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 80CCC के लाख रुपए की डिडक्शन दे दो, तो आप देखो कि आपकी एडजस्टेड GTI कितनी बनेगी, 620 में लॉन्ग टर्म अलग कर लो, अदर डिडक्शन लाख अलग कर लो, 3,30,000 एडजस्टेड GTI आएगी, उसका 10% क्वालिफाइंग अमाउंट कितना आ जाएगा, C और D कैटेगरी का, आप जानते हो 33,000, आपने तो 35 दान दिया है, 33,000 क्वालिफाइंग अमाउंट आ रहा है, जिसकी 100% आपको डिडक्शन मिल जानी है, कितने रुपए, 33,000। तो आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, यहां से कर लो, 6,20,000 माइनस 1,00,000 माइनस 33,000, 4,87,000 रुपए की क्या गई टैक्सेबल इनकम। अभी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 487 के टुकड़े कर लो, टोटल इनकम 487 के 2 टुकड़े हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 190, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से कोई डिडक्शन नहीं मिलती, स्लैब रेट में से मिली जो भी मिली, तो 487 माइनस 190 लॉन्ग टर्म, तो 297 ये इनकम है, 190 वो, तो आपको टैक्स ऑन आपको 487 प्लस एग्रीकल्चर के 40,000 इन दोनों पे टैक्स बनाना है, 487 प्लस एग्रीकल्चर के 60,000 खेती के 60,000,
547 पे टैक्स बनाना है आपने। कितना टैक्स बनेगा, बनाओ 547 पे टैक्स बनाओ। 547 पे टैक्स बनाना है। 190 अलग कर लो लॉन्ग टर्म, बाकी 357 बचा, 2.5 लाख काट के बाकी पे 5% 5350। 190 पे बनेगा 38,000, 43,350 का टैक्स हो गया। फिर आप टैक्स बना लो, टैक्स ऑन 250 प्लस एग्रीकल्चर इनकम कितनी है 60, 3,10,000 रुपये पे टैक्स बना लो। 310 पे बनेगा 3,000 का टैक्स। स्टेप सी ए माइनस बी करोगे तो 40,350 का टैक्स। 87A की रिबेट मिलती है अगर आप रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और आपकी इनकम टैक्सेबल, ये देखो टैक्स टोटल इनकम आपकी 487 है, जो कि विच इज लेस देन 5 लाख, 5 लाख से कम है तो आपको 12,500 की मिल सकती है 87A। तो 40,350 में से 12,500 और कम हो गया, 27,850 में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोड़ो तो आपका टैक्स कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपका टैक्स बन जाना है 27,850 प्लस 4%, 28,964 रुपये का टैक्स बन जाएगा। राउंड कर लेना इसको 28,960। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है क्योंकि सेटअप का जबरदस्त यूज है। क्यों, डेप्रीसिएशन यहाँ से भी कट सकता है, यहाँ लॉन्ग टर्म में सी आज़ादी है, आपको फायदा जैसे लगे वैसे कर लो। ये पैटर्न कोई बताया नहीं है डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स में कहाँ से करना है, दोनों से हो सकता है। फायदा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे 20% टैक्स है, ये तो 5 लाख तक 5% ही रहना है, तो लॉन्ग टर्म में से किया। फिर टैक्स लगाते वक्त भी याद रखना लॉन्ग टर्म पे 20 बाकी पे 5, लेकिन इनकम 5 लाख से ज़्यादा नहीं है तो 87A की रिबेट देनी है, दे दो। इस तरह से रिबेट दी, टैक्स बना, 4% हेल्थ एंड एजुकेशन जोड़ा, टोटल टैक्स बन गया। बोलो किसी को भी डाउट क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, समझ आ गया ये? बोलो कोई भी प्रॉब्लम? इस तरह से देखो ये क्वेश्चन वही रूटीन क्वेश्चन है, लेकिन वही है कि पुराना कितना अच्छे से याद है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप पढ़ते रहो, कल और कंटिन्यू करते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। 115 BSc की भी बात करेंगे, तो अभी आप फिलहाल पढ़ो इसे। ओके।